जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित हम सब संगत की तरफ से स्वीकार करें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये जाप और पाठ की और संगत की घड़ियां हम सब संगत को ब्लेस करने के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरु महाराज की मेहर से हम सबके साथ राखी कुमार आंटी जुड़े हैं, जो गुरु महाराज जी के साथ ब्लेसिंग्स हम सब संगत परिवार के साथ शेयर करेंगे। तो आई वेलकम आंटी जी, आप प्लीज आएं और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग हम सबके साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु गुरु जी। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आए हुई संगत को प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आज कि मैं उनका उस्तत कर सकूं या गुणगान। हम क्या उनका गुणगान करेंगे आंटी, हमारी ये औकात ही नहीं। गुरु महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा करी है कि हम उतना बता ही नहीं सकते। उनके शब्द ही नहीं है कि हम उनके उस चीज को पिरो सके, उनके गुणगान को, उनके आशीर्वाद को। हम फिर भी जितना गुरुजी आज मुझे बख्शेंगे, जो भी वो मुझसे बुलवाना चाहेंगे बुलवाएं। कोई भूल चूक हो तो संगत जी, गुरुजी आप सबसे माफी। जैसा गुरु महाराज ने कहा है हमेशा, स्टार्ट विद बिगनिंग, स्टार्ट शुरू से करना है। तो मेरी जर्नी जो है गुरु महाराज के साथ, पता नहीं किस जन्म से है, क्या है, ये तो गुरु महाराज जानते हैं। इस जन्म में अपनी याददाश्त के हिसाब से बता सकती हूँ मैं। ये 2015 की बात है। अ, वो साल मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा उथल पुथल वाला साल था। वो साल ऐसा था कि अ, मेरे हम लोग 11 से 15 तक जालंधर में थे। मेरे अंकल की पोस्टिंग वहीं थी, तो हम लोग जालंधर में थे। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हमें सोचा नहीं था, या दिमाग में कहीं भी नहीं होता था कि हम कभी इस देश से बाहर जाएंगे, किसी दूसरे कंट्री में रहेंगे। लेकिन गुरु महाराज की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जो वो चाहते हैं वही होता है। शुक्राना गुरु महाराज कि आपने हमें इस लायक समझा। अ, अ, मेरे अंकल की पोस्टिंग बाहर हो गई, मिडिल ईस्ट के कंट्री में। अब ये था कि जाना है नहीं जाना है। अंकल तो जाना, उनको जाना था, लेकिन मेरे मन में डायलेमा था, जाऊं ना जाऊं, बच्चों को लेकर नहीं रुक जाऊं। लेकिन देखिए, कहते हैं कि हम जो सोचते हैं गुरु महाराज, वो नहीं होता है। वो होता है जो गुरु महाराज की मर्जी होती है। 15 में हम लोग शिफ्ट हो गए उनके साथ, और बच्चे भी गए। और वहां जाके पहली बार मुझे गुरु महाराज के बारे में पता लगा, इनका स्वरूप देखा। एक जानने वाली एक आंटी के हम लोग डिनर पे गए, उनके यहाँ स्वरूप देखा इनका। ड्राइंग रूम में रखा है, साइड टेबल पे रखा है, किचन में रखा है, और हर स्वरूप के आगे एक कैंडल जल रहा है। तो मेरे मन में ये आया कि इनके कोई घर के बूढ़े बुजुर्ग होंगे, इनका आदर्श इन्होंने इस तरह से स्वरूप रखा हुआ है। होता है पेरेंट्स हैं, पिता हैं, बड़े हैं, कोई है। तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी ये कौन है? तो आंटी ने भी इतना ही बोला, ये मेरे गुरुजी हैं। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन हम लोग भी जब घर में किसी बड़े का या किसी का स्वरूप रखते हैं, चलो एक जगह रख दिया, मंदिर में रख दिया, लेकिन किचन में भी मैंने देखा, किचन में भी रखा है, उनके किचन में भी एक जोत जल रही है। चलो अपना अपना सबका भाव। ये बात मेरे मन में 2-3 बार आई मैं पूछूं, लेकिन उस आंटी से फर्स्ट टाइम मिल रही थी तो मैं ज्यादा कुछ मैंने नहीं पूछा। बस इतना उन्होंने बोला कि ये मेरे गुरुजी हैं, बस यही चली गई। और जो लोग भी उस डिनर पे आए थे, काफी लोग आए थे, वो सारे संगत थे, लेकिन किसी ने गुरु महाराज के बारे में कोई बात नहीं की। ऑब्वियस है, जब नॉन संगत होती है तो वो लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन इतना था कि उस दिन से वो मैं संगत के ओरा में आ गई थी। क्योंकि कहते हैं संगत के साथ जब आप रहते हो ना, तो वो पॉजिटिविटी, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव बातें ही करते हैं, कभी भी वो किसी की बुराई निंदा ये नहीं करते हैं। तो इसका मैं उस ओरा में आने लगी थी, ये तो मुझे पता लग गया था। 2015 की बात है ये, जब मैं वहाँ मई में शिफ्ट हुई। बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए। नया जगह, नया माहौल, किसी से जान परिचय नहीं, कुछ नहीं। बच्चे साथ में थे, स्कूल बंद, दिन भर इतना लंबा दिन होता था, इतना तेज धूप, इतनी गर्मी, कहीं निकल नहीं सकते हैं। मैं सोचती थी कि कैसे टाइम यहाँ कटेगा, क्या करेंगे हम लोग यहाँ। तो बिल्कुल सारा दिन बोर होते रहेंगे, ये वो मन में बहुत नेगेटिविटी आती थी कि
बहुत नेगेटिविटी, बता नहीं सकती, इतना इतना मुझे बुरा लगता था कि कहाँ आके फंस गए हैं, ऐसे ऐसे बातें सोचने लगी थी। बच्चों को भी घर में बोर हो रहे थे, समर कैंप में डाला। उसी सिलसिले में मुझे एक बार फिर लगा कि मैं एक बार आंटी को कॉल करती हूँ, पता नहीं क्यों, गुरु महाराज की मर्जी होगी, उनका नंबर मैंने लिया था, मैंने उसे आंटी को कॉल किया। कहते हैं जो आपको गुरु महाराज के पास पहले ले जाए उसका पहला शुक्राना है। तो उस आंटी को ही मैंने बस, गुरु महाराज ने मन में डाला मेरे, मैंने कॉल किया उनको। उन्होंने कॉल उठाते ही वो बहुत खुश हुई, उनकी आवाज भी इतनी झनक थी कि अरे तुम यही हो, मुझे पता नहीं, मुझे लगा तुम इंडिया लौट गई होगी छुट्टी में। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं तो यही हूँ। तो बोली अच्छा सुनो, कल सत्संग में चलोगी? तो ये सत्संग, मुझे लगा चलो कहीं तो जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, ये तो है, मुझे लगा पहले तले दिमाग में ये कहीं तो जाएंगे। मैंने कहा हाँ जरूर चलूंगी। और सच बता, सत्संग से मेरे मन में क्या था, सत्संग अटेंड किया हुआ था, मेरे माइंड में सत्संग का जो पिक्चर था वो था आर्ट ऑफ लिविंग का सत्संग, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग से काफी पहले से जुड़ी हुई थी, तो मुझे वही लगा चलो यहाँ पे मुझे मिला, कुछ तो मिला, घर से निकलने के लिए कुछ तो मिला, क्योंकि हम शाम को यूं ही इधर उधर घूम के टाइम काट रहे थे, दिन भर बोर हो रहे थे। और नेक्स्ट डे सत्संग में गई, फर्स्ट टाइम एक आंटी के घर पे सत्संग था, सत्संग हुआ, उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था अपने घर पे शुक्राना करने के लिए गुरु जी का। संगत जी, मैं पूरा माइंड मेकअप करके गई थी, जैसा सत्संग मैंने देखा था वो सोच के गई थी मैं, सत्संग ऐसा होता है वही होगा। वहां गई तो बिल्कुल डिफरेंट, सब लोग, एक उनका हॉल भरा हुआ था, संगत आ रही थी, फिर वो धीरे 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 करके उनके बेडरूम्स में, पैसेज में, हर जगह संगत भर गई। और सामने दरबार लगा है, मुझे हॉल में ही जगह गुरु जी महाराज ने दिलवाया, मैं वहीं बैठ गई। मैं उस दिन, कहते हैं ना शब्द में है ना कि 3 तरह की संगत जाती है, इसमें से पहला संगत जो होता है वो सूंघने के लिए जाता है, तो फर्स्ट डे में उसी उसी रूप में वहां गई थी, मैं सिर्फ दूसरों को वॉच कर रही थी, कोई आगे कहाँ बैठ रहा है, कैसे मतलब क्या कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जाके मत्था टेकते हैं। मैं गई, मैं बैठ गई, फिर मैंने देखा औरों को कि वो आके पहले गुरु जी महाराज को मत्था टेकते हैं, तब मैं भी उठ के गई, मैंने मत्था टेका। बस मैं दूसरों को देख रही थी और कुछ नहीं, मेरा कहीं ध्यान नहीं था, जो सबद बानी बज रहे थे उसमें जितना कुछ हिंदी में होता था वो समझ में आ रहा था, थोड़ा मोड़ा पंजाबी भी समझ में आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मैंने सोचा ही नहीं। कि मैंने कहा पता नहीं क्या सत्संग है ये, कैसा सत्संग है, सब सब चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ लोग आंखें बंद किए हुए हैं, क्या सोच रहे होंगे। सब चल रहा, चलो ठीक है, समय स्टार्ट से गई थी तो समय चलता गया, 1.5 घंटे 90 मिनट का प्लेलिस्ट था, वो हुआ, मंत्र जाप शुरू हुआ, थोड़ा सा वो अच्छा लगा कि मंत्र जाप जब आया, तो फिर आरती हुई, तो आरती जब हुई तो खड़े हुए तो बहुत रिलैक्स लगा, चलो ठीक है। या बैठे बैठे तो मेरे पैर में दर्द हो गया था, मैं मन में सोच रही हूँ अच्छा हुआ खड़े होने का मौका लगा, अब तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। मैं वहां सोच रही हूँ, बैठे बैठे ही चल रहा है मेरे माइंड में, अब तो मैं दोबारा नहीं आऊंगी, मैं आंटी को मना कर दूंगी। संगत जी, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जब आरती के बाद शुक्राने का टाइम आया, और होस्ट आंटी ने जब शुक्राना शुरू किया गुरु महाराज का, माफ करना गुरु जी, मैं बैठे कितना कुछ मैं सोच रही थी नहीं आऊंगी ये वो जब शुक्राना चलना शुरू हुआ, उन लोग उन्होंने बताया कि कैसे उनको गुरु जी का स्वरूप ब्लेस हुआ, एक स्वरूप को घर लेके आई, कहीं से उनको मिला, और उनके अंकल का कुछ जॉब का इशू चल रहा था, वो इशू सॉर्ट आउट हो गया, उनको किसी दूसरे कंपनी में, मतलब काफी सत्संग था उनका, इस तरह से छोटे छोटे सत्संग उन्होंने बताए। तो मन में वही था कि पहली बार में तो विश्वास नहीं होता है कि ऐसे, तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ये होना ही था, ये तो सोच रहे होंगे ना स्वरूप आया इसलिए हो गया। मन में वही चल रहा था, लॉजिकल माइंड अपना, कि लेकिन ये है कि मैं जल्दी विश्वास किसी पे कर लेती हूँ, तो बहुत ज्यादा डायलेमा भी नहीं था, मैंने कहा नहीं, कुछ तो बात होगी, लोग ऐसे थोड़ी ना सारे यहाँ पे बैठे हैं जो सुन रहे हैं, और सभी लोग अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, कोई कुछ कोई कुछ, सबके सत्संग में एक नई बात मुझे लगी कि सबके साथ जो भी प्रॉब्लम था वो गुरु महाराज ने सॉर्ट आउट किया, और उनको ब्लेस किया। तो ये कॉमन यही चीज था, और डिफरेंट ये था कि सबके प्रॉब्लम अलग अलग थे, कॉमन सिर्फ गुरु जी थे, कि जो गुरु जी का स्वरूप आया, गुरु जी का लंगर खाया, गुरु जी का सत्संग में गए तो ये ठीक हुआ। मैंने कहा कि गुरु जी, मतलब उसको गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे लगता था कि ये इंडिया में है या कहीं और है, इसलिए उनका स्वरूप रख के ये लोग पूजा करते हैं। फिर मैंने आंटी से लौटते वक्त मैंने आंटी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये गुरुजी है, इन्होंने समाधि ले लिया ऐसे ऐसे जलंधर। तो मैंने, जलंधर में तुम्हें 4 साल रही आंटी, मुझे तो गुरुजी का कुछ नहीं पता लगा। तो उन्होंने बोला कि टाइमिंग गुरुजी चाहते हैं तुम्हें, हाँ कि उनसे मिलो। मैंने कहा सही बात है, ये समय इनका चुना रहता है, क्योंकि जब हम 4 साल जलंधर में थे तो बिल्कुल नहीं पता चला इनके बारे में। और हमारा ऐसा नहीं कि जिस एरिया में हम थे वो मॉडल टाउन से बहुत दूर था या कुछ, न जाने कितनी बार हम लोग उस रास्ते से क्रॉस किए होंगे,
लेकिन नहीं पता था गुरु महाराज की मर्जी, कहाँ जाके क्या दिखाना था, कैसे मिलवाना था। हम लोगों के लिए वो जगह डिसाइड किया गुरु महाराज ने कि वहां जाके हम इनसे मिले, इनसे जुड़े। आंटी ने मुझसे उतरते वक्त पूछा गाड़ी से, फिर चलोगी? मैंने कहा हाँ। सिर्फ इसलिए बोला कि इनको बुरा ना लगे। मैंने बोला हाँ चलूंगी। तो मुझे बोलती नेक्स्ट वीक मेरे घर पे है, रेडी हो जाना, जल्दी सेवा के लिए आ जाना। सेवा का मतलब नहीं पता था, सेवा के लिए आ जाना। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, आजा हेल्प करने चले आना। अपने तो जनरली ही बोलते थे ना, किसी के घर में कुछ पूजा पाठ होता है तो आज आ जाना, मेरे हेल्प करने चले आना। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला जल्दी आ जाना सेवा के लिए, हाँ। तो मैंने बोल दिया हाँ जी आ जाऊंगी। और बस एक फ्लो में थे, गुरुजी महाराज करवा रहे थे, अपना तो कुछ चलता नहीं था माइंड की। और आंटी को बहुत रिस्पेक्ट करती, इसलिए उनको कभी ना निकला मेरे मुंह से। हमेशा मन में सोचती नहीं अगली बार नहीं जाऊंगी, फिर मैं उनको हाँ बोलती थी। अब देखो गुरु महाराज ने सत्संग अटेंड करवाया, मुझे कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। अगली बार मुझे सेवा के लिए बुला लिया, सुबह 6 बजे। वहां पे सत्संग 11 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और इवनिंग में 7 PM। तो ये टाइम फिक्स है। तो 11 बजे सत्संग है तो 6 बजे सेवा में जाना है। अब मैंने सोचा 6 बजे सेवा में जाना है, अरे ये तब तक बच्चों का स्कूल एडमिशन वगैरह हो चुका था, उनका स्कूल खुल चुका था। ये अगस्त एंड में मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया था 2015 में। और 1 सितंबर फर्स्ट वीक की बात है। आठ 8 सितंबर की बात है ये, हाँ। जब मुझे आंटी ने सेवा के लिए बोला, उनके घर पे सत्संग है। तो अब सो बच्चे की बस 6:30 आती है। मैंने कहा मैं इनसे क्या बोलूंगी कि मुझे 6 बजे जाना है, मेरे बच्चों को भेजना है। तो वही कहते हैं ना कि हाँ, मैंने से फिर को एक बार बोला कि आंटी ने बोला है सेवा के लिए आना है उनके यहाँ, पता नहीं क्या सेवा होगी नहीं होगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो ये बोलते ठीक है चले जाओ, बच्चों को रेडी करके चले जाना, ये बस मैं पकड़ा दूंगा। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। कभी इन्होंने आगे से बढ़ के ऐसा नहीं बोला था कि हाँ सपोर्ट, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात थी, तो इससे अच्छी और क्या हो सकती जब ये तैयार है मुझे भेजने को। और फर्स्ट टाइम जा रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने नहा धो के अपने सूट वूट पहना, मैं चली गई। जब मैं वहां मैं जब सब मुझे कुछ लेने आए, कुछ संगत जो जा रहे थे सेवा के लिए, मैंने देखा वो सारे कैजुअल कपड़े में है, किसने सूट वूट नहीं डाला है। मैंने कहा कि ये लोग सत्संग में जा रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं कैजुअल कपड़े में। और फिर उन लोगों ने अपने साथ अपना एक चेंज कैरी किया हुआ था, क्योंकि सेवा के बाद वो कपड़े गंदे हो जाएंगे, चेंज करना होगा। मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर मुझे आंटी ने बोला कि रखी सूट रखी। मैंने कहा नहीं, बोला कोई बात नहीं चलो। तो मैंने कहा चलो। अब वहां गई, वहां चुपचाप मैं जैसे जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रहा था मैं वैसे वैसे कर रही थी। मुझे कहा गया कि तुम्हें रोटी बेलना है। कोई घी लगा रहा था, कोई पेड़े बना रहा था, कोई सब्जी बना रहा था। इस तरह से किचन में सब लोग लगे हुए थे। और सब में सबसे एक बात क्या थी ना जो बहुत अच्छी मुझे लगी, कि सारे बात इशारे में कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहा है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। गुरु जी का शबद बानी वहां बज रहा था। मंत्र जाप चल रहा था, आई थिंक शबद बानी मंत्र जाप चल रहा था, हाँ। और सब सेवा में लगे हुए थे। मुझे जो कहा गया मैं चुपचाप वो करने लगी। संगीति मुझे सीवियर स्पोंडिलाइटिस था। मैं बोलूंगी था क्योंकि अब वो नहीं है। वो स्पोंडिलाइटिस ऐसा था कि मैं घर में 10 रोटी बनाती थी तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा गर्दन पीछे करके इसको आराम दूं, फिर बेलूं। मुझे वहां रोटी बेलने की सेवा मिली। और नहीं भी तो 70-80 रोटियां तो होंगी ही होंगी, या ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन वही नान नहीं किया गया। मैंने कहा नहीं, मुझे सबको अलग अलग काम मिला, मुझे रोटी बेलने की सेवा मिली, मैं बेल रही हूँ बेल रही हूँ। और कोई दर्द नहीं। मुझे लगा था कि आज तो गर्दन मेरा गया, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे इतना अच्छा ऑरा था। वो सेवा, मुझे तब समझ में आया कि सेवा किसको बोलते हैं, लोग सेवा कैसे करते हैं। और उसके बाद रोटियां बेल ली, फिर हम लोग सब लोगों ने चेंज किया। मैं उसी कपड़े में थी, कोई बात नहीं, मतलब आंटी बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सेवा के लिए आना चेंज ले आना, क्योंकि वो आटा वाटा लग जाता है, इसीलिए उन्होंने मुझे एप्रन दिया था पहनने को कि ये डाल लो। वो हो गई, सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में फिर मुझे चाय प्रसाद की सेवा मिली कि चाय सर्व करना है। एक तरह से मुझे क्या लगता था कि वो एक लर्निंग पीरियड था मेरे लिए। और ये भी मुझे नहीं पता था, अब पता मुझे चला आगे जाके, मैं बताऊंगी, शेयर करती हूँ वो भी आप लोगों से। ये चल रहा था। मुझे लर्निंग पीरियड इसलिए बोलती हूँ कि गुरु जी ने सिखाया हर चीज। वहाँ की जो संगत, जो काफी टाइम से संगत वहाँ जुड़ी थी, वो लोग को से मुझे पता लगा कि मैं अनजाने में बोल देती थी। मुझसे तो पूछते थे कहाँ गई थी। संगत से ही धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बढ़ा, परिचय हुआ एक दूसरे से, हम लोगों ने फोन नंबर एक्सचेंज किया। तो कहा, मैंने कहा मैं सेवा में गई थी। तो फिर मुझे ना एक वहाँ पुरानी संगत है, उस आंटी ने मुझे बोला कि सेवा मिले ना तो इसे अपनी तक रखना चाहिए, अपनी तक ही रखो। इससे दिखावा नहीं करना चाहिए कि तुम्हें सेवा मिली है। तुम्हारे अंदर इससे ईगो आता है, मैं आता है कि मुझे सेवा मिली।
अगर किसी को नहीं मिली इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेवा नहीं कर सकता। तुम्हें मिली है, मिस गुरुजी तुम्हारा कुछ कटवा रहा है, इसलिए कभी भी इसमें मैं मत आने देना। और हम लोगों को आदत थी ना बढ़ चढ़ के बोलने की, मुझे सेवा मिली, सेवा मिली। तो ये चीज मैंने सीखा वहां पे कि अगर आपको मिलती तो इसे गुरुजी का बख्शिश समझो, मेहरबानी समझो, आपके ऊपर है कि आपको ये गुरुजी दे रहे हैं, तो इसे आप एकदम बिल्कुल गुप्त सेवा, गुप्त दान और गुप्त सिमरन जो होता है, उस तरह से ये सेवा को भी लेना चाहिए हमें। बिल्कुल ही गुप्त रखना चाहिए। तो झूठ नहीं बोलना है, ठीक है आंटी बोले किसी तरह से बोल दो, हाँ मैं यहाँ गई थी, वहां गई थी, हाँ मैं गई थी, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि इसे अपने तक रखो। तब मैंने सीखा। फिर मैंने वो चीज धीरे धीरे करके कोशिश क्या करने की कि नहीं, अब सेवा अगर मिलेगी तो उसमें सिर्फ शुक्राना करना है गुरु जी का। कभी भी इस चीज को वो ये नहीं लाने देना है कि मुझे सेवा मिली है तो बहुत बड़ी बात है, ये नहीं है। काफी लोग लाइन में है, गुरु जी सबका नंबर लाते हैं, और जो जितना नीवा होके रहता है गुरु जी वो देखते हैं। तो संगत जी फिर ये टाइम शुरू हुआ। अब उसके बाद मंदिर में, वहाँ एक मंदिर है गुरु जी का, जिसमें सेवा मिलना, संगत वहाँ की संगत मुझे बताती है कि बहुत मुश्किल है। वहाँ बहुत संगत होती है जो चाहती है कि उनको कब मौका मिले वहाँ सेवा करने की। और गुरु महाराज ने मुझे वो मौका मुझे दिया, बख्शा। शुक्राना गुरु जी कि आपने समझा इस लायक मुझे, वरना कहाँ थी हम कि हमारी कहाँ इतनी औकात या है, या हम कहाँ इस लायक है कि हम कुछ कर सके। वहाँ की सेवा मिली, वही सेम लंगर। तो वो सब गुरुजी मुझे सिखा रहे थे कि कैसे लंगर बनाते हैं, कैसे भोग लगाते हैं, कब लगाते हैं, क्या सत्संग का डेकोरम है, कैसे इसको फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीजें गुरु महाराज ने मुझे उस टाइम पे सिखाई। मैं वहाँ 2 साल रही। 2 साल में गुरु महाराज ने मुझे ये सत्संग अटेंड करवाया, सेवा दिया। मुझे काफी कुछ सीखने को मिला उससे। और मेरी एक जो भी थी, गुरु महाराज जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत कम करना और चुपचाप उस फ्लो में रहने वाले नेचर, जैसा गुरुजी ने मुझे बनाया है कि मैं सोचती हूँ कि नहीं, जो बड़ा बोल रहा है करो, क्यों उतना उसमें जाना अंदर तक, क्यों, क्या है, कैसे नहीं करना, बस जैसा बोल रहे हैं करो। और मैं वो करती गई, करती गई। अब ये टाइम तो गया, कनेक्शन धीरे धीरे होने लगा। लेकिन सच बताऊं तो एक क्वेश्चन था मेरे मन में, हमेशा मैं पूछती थी कि गुरु तो मेरे पास पहले से है, क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई थी। तो मुझे लगता था गुरु जी मेरे पास पहले से है, तो फिर मैं क्यों जा रही हूँ किसी और के पास। ये क्वेश्चन मैं गुरु जी से नहीं करती थी, मैं रविशंकर जी से करती थी। कि गुरु महाराज जी मुझे माफ करें। मैं बोलती थी कि गुरुदेव मैं आपको मानती हूँ, लेकिन अभी यहाँ सत्संग में जा रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। ये ऐसा क्वेश्चन मुझसे करती होती थी, लेकिन कैसे आंसर देंगे वो। लेकिन वही है, आंसर देते हैं, जरूर देते हैं। जिसको भी मानते हैं वो आपको आंसर जरूर देंगे आपको। क्या हुआ कि मैं फॉलो अप में गई थी आर्ट ऑफ लिविंग के। ये एक्सपीरियंस बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है मेरे लिए। फॉलो अप में गई थी। हम लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं जब आर्ट ऑफ लिविंग में, उसके बाद एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो उस डीप स्लीप में मैंने क्या देखा कि मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल सेंस नहीं है, क्योंकि हमारे आंखें बंद होती हैं, बिल्कुल ही माइंड एकदम काम शांत होता है। मुझे बहुत तेज लाइट दिखा, बहुत तेज लाइट। इतना ब्राइट वो लाइट था कि मैं डर गई, और मैंने डर के आंखें खोल दी। उस लाइट के बीच में एक फेस, बिल्कुल गोरा सा फेस, और मैं डर के मैंने आंखें खोल दी। इतना कम सेकंड के लिए वो दिखा। और जब आंखें खोली तो मुझे सीलिंग पे, जमीन में लेटी हुई थी सीधा, तो मुझे सीलिंग दिखा। मुझे ये नहीं याद है कि किसका, मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ हूँ। इवन मुझे अपना नाम तक नहीं याद है, कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ। और मैंने आंखें बंद कर ली। फिर धीरे धीरे करके मुझे कुछ सेकंड लगा वो चीज वापस से आने में, कि मुझे फील हुआ ऐसे कि आफ्टर क्रिया वो मैंने ऑडियो बजता है कि यस फील योर राइट लेग, फील योर लेफ्ट लेग, फील योर फिंगर। तो वो धीरे धीरे मेरे कानों में आने लगी आवाज, तब मुझे फील होने लगा। तब मुझे सारा कुछ ऐसे रिमाइंड होने लगा कि अच्छा मैं ये हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं इस आंटी के घर पे आई हूँ, इस सब चीजें। वो सब फिर उसके बाद मैं उठी उसके बाद, और मुझे वो फेस क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लाइट से मैं डरी क्यों, लाइट दिखना है ऐसा कुछ तो है नहीं, डर क्यों लगा मुझे, इतना ब्राइट लाइट क्या था वो। मैं उठी, मेरा सिर बहुत भारी, मैं चुपचाप घर आ गई। मैं किसी से कुछ शेयर नहीं किया वहां पे कि मुझे ऐसा दिखा। मैं घर आई, और मैंने घर पे भी किसी से कुछ शेयर नहीं किया, बल्कि मुझे माइंड में वो चल रहा था कि वो ब्राइट लाइट जो है बार बार मुझे आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा विजन में, और वो चेहरा कि क्या था बीच में।
थोड़ा सा बच्चे का चेहरा था, बिल्कुल क्लीन, एकदम गोरा सा। और इसी पीरियड में फिर मुझे 2 दिन 3 दिन के बाद सत्संग मिला। जब उस सत्संग में गई तो मुझे इसका आंसर मिला। वह एक पुरानी संगत है, एक नहीं है तो काफी। एक संगत उसमें से शेयर किया कि गुरु महाराज बोलते थे, उस वक्त नया नया मैं जुड़ रही थी, उस वक्त कुछ था नहीं, ना ऑनलाइन कुछ था, ना यूट्यूब देखना होता था। जो सत्संग में सुनती थी वो लाइव सुनती थी, मतलब फिजिकल सत्संग में ही सुनती थी। तो उस आंटी ने बोला, गुरु महाराज बोलते थे कि मैं लाइट हूँ, और अगर मैं अपना सही फेस या जो सही रूप दिखाऊं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उसे, हम उस चीज को नहीं ले सकते हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि ये एक आंसर मिलना होता है ना। कि मैं हमेशा पूछती थी श्री श्री रविशंकर से कि मैं सही कर रही हूँ, मैं इस सत्संग में जाऊं नहीं जाऊं। तो देखो, उन्होंने अपने ही फॉलो अप में मुझे ये आंसर दिया कि आई एम डूइंग राइट। मुझे वो लाइट दिखाया, लाइट का मतलब समझाया है कि गुरुजी ने बोले हैं, गुरुजी के वचन है कि मैं एक लाइट हूँ, मेरा कोई फॉर्म नहीं है। और तब मुझे गौर से मुझे चेहरा देखने पर लगा कि वो गुरु महाराज का, जैसे कि एक बचपन का चेहरा हो ना, बिल्कुल ऐसे ही क्लीन, बिल्कुल हेयर नहीं। तो मुझे उस दिन से ना मेरा कनेक्शन और बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लगा ऐसा मुझे परमिशन मिल गया है कि अब मैं यहाँ जा सकती हूँ। अब मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पहले से गुरु है तो मैं दूसरे गुरु के पास क्यों जा रही हूँ। मतलब मैं, मुझे खुशी का एक होता है ना कि सातवां आसमान में फील कर रही थी, लेकिन नहीं, अब मुझे पूरा परमिशन मिल गया, मुझे मेरे गुरु ने दे दिया, अब तुम जा सकती हो। चलो, वहां के बाद फिर कनेक्शन मेरा बढ़ने लगा। अब मुझे याद है, मुझे एक ड्रीम आता है कि मैं देखती हूँ मेरे घर पे सत्संग हो रहा है, वहां वाले घर में जहाँ अंकल रहते थे, सत्संग हो रहा, और मैं चाय प्रसाद बना रही हूँ। चाय प्रसाद बना रही हूँ तो मैं 2 बार चाय प्रसाद मेरा उबल जाता है। मतलब मेरे सामने मैं सस्पेन को पकड़ी हूँ, हैंडल उसका, और मैं उसे फ्लेम से काफी ऊंचा कर, फिर भी वो उबल के गिर जा रहा। 2 बार ऐसा हुआ। पीछे से मुझे आंटी बोल रही हैं, एक सेवादार आंटी, की आंटी संभालो, चाय गिर जा रही है गुरु जी की। फिर भी वो नहीं, वो उबल के 2 बार गिर ही गई। तो फिर मैंने ये उस आंटी से शेयर किया जो मेरे पीछे से आवाज लगा रही थी उस ड्रीम में मेरे। मैं बोला, आंटी मैंने कल ड्रीम में ये देखा जिसमें आप मुझे ये सब बता रहे हो। तो आंटी ने मुझे इतना ही बोला कि गुरु जी चाहते हैं तुम्हारे घर में सत्संग हो। मैंने कहा, मेरे घर में सत्संग अटेंड करना तो ठीक है, मगर मैं कैसे करूंगी, मुझे तो कुछ नहीं पता, ना मेरे पास कुछ सामान है, ना गुरु जी का वैसा स्वरूप है, ना गद्दी है, मैं कैसे करूंगी। तो बोले कि गुरुजी के सत्संग के लिए इतना कुछ नहीं चाहिए होता है, जो तुमने देखा है दूसरों के यहाँ वो सब तो लोग बाद में ऐड करते हैं। सिंपल एक टेबल लगाओ, एक कपड़ा रखो, गुरुजी का स्वरूप रखो, एक जोत जलाओ, सत्संग इससे हो जाता है, सिंपल लंगर बनता है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि फर्स्ट टाइम था, गुरु महाराज चाहते थे मेरे घर पे हो, उन्होंने जैसा विजन में दिखाया मुझे। तो मुझे फिर आंटी ने हेल्प किया सारा सामान वगैरह अरेंज करने में, सब करने में, और गुरु महाराज का सत्संग हुआ मेरे घर फर्स्ट टाइम 2016 के फरवरी में। संगत आई जितना मेरे घर में अकोमोडेट हो सकता था, गुरुजी ने उतना संगत संगत भेजी जितना आ सकते थे मेरे घर में, उस घर में। और कॉन्फिडेंस आया सत्संग के साथ ही भी कि मैं कर सकती हूँ। एक लगता था ना कैसे करेंगे, संगत बुला के कैसे करेंगे, तैयारी कैसे होगी, सेवादार वहाँ इतने अच्छे कि आपके घर आप जब चाहो वो आ जाते हैं, पहले बुला लो बाद में बुला लो। बहुत अच्छे से सत्संग करवाया गुरुजी ने। और वो दिन था जब वो स्टार्ट था सत्संग का, और आज का दिन है जब गुरु महाराज ने हमेशा उस चीज को कंटिन्यू रखा। उसके बाद से हमेशा मंथ में एक वो करवाते रहे हैं, कई बार दोबारा भी करवाया है। तो ये गुरु महाराज की ही ब्लेसिंग्स है कि हम ये कर पा रहे हैं। उसके बाद आया 16 का मई। मई में हमारी एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी के एक दिन पहले, मतलब 23rd मई की नाइट को हम लोग, मैंने केक केक रखा था सरप्राइज के लिए कि रात में 12 बजे उठ के काटेंगे। और मैं, मेरी बेटी, मेरे बेटा ने चलो मम्मी काटेंगे, ऐसे पापा को सरप्राइज देंगे, रखा हुआ था। और संगत जी कहते हैं गुरु महाराज जी की टाइमिंग। मेरे पास एक घड़ी था अलार्म लगाने के लिए, सिर्फ रखी थी मैंने, छोटी सी एक वो छोटी वाली फोन होती है जिसमें स्मार्टफोन नहीं है वो, उसको रखा था मैंने कि सिर के पास रख के सोती हूँ अलार्म लगाने की। तो 2 मिनट स्लो था वो घड़ी, मुझे हमें भी याद है। उसको मैंने ठीक करने की जरूरत भी नहीं समझी कि चलो 2 मिनट से क्या फर्क पड़ता है। उसमें मैंने वो रखा था, अलार्म लगाया था उसमें 12 बजे का। और मुझे ड्रीम आता है रात को, मैं गुरु महाराज को देखती हूँ, पूरा फेस हंसता हुआ फेस। और मैं दूसरे का सत्संग सुनती थी। जब मैं वहां पे गुरु महाराज ड्रीम में आए, उन्होंने फ्रेग्रेंस, आज मुझे इतना फ्रेग्रेंस आया, और देखो ना मेरी रोटी में ओम निकला।
तो मैं सोचती थी कि ये लोग कितने ब्लेस्ड हैं, देखो ना, इनको गुरु महाराज ड्रीम में भी आते हैं, कितना अच्छा कनेक्शन है इनका। नहीं, अभी तो हमें तो बहुत टाइम लगेगा इस लेवल तक आने में। मैं मन में बस मैं सोचती होती थी, कभी भी गुरु से मांगा नहीं कि आप मुझे भी दिखो या मुझे भी ओम दिखे या फ्रेग्रेंस आए। बस मैं उनका सत्संग सुनती थी और मैं खुद मन में सोचती थी कि ये लोग बहुत ब्लेस्ड होंगे जिनको ये सब गुरु जी फील कराते हैं प्रेजेंस। सोचती थी बस। और उस दिन ड्रीम में मेरे गुरु जी आए और बहुत स्माइलिंग फेस, हंस रहे हैं। और मैं उनको देख कर रियल में हंस रही हूँ, मतलब ये हो रहा है ड्रीम में, लेकिन मुझे फील हुआ कि मैं सच में हंस रही हूँ। और मैं उनको बोल रही हूँ, गुरु जी देखा, आखिर आप मेरे सपने में आ ही गए ना। और ये बोलने के बाद मुझे मैं हंस रही, रियल में असली में हंस रही, मुझे पता लगा कि मैं नींद खुल गई। और नींद खुली, उसके बाद वो अलार्म बजा, मतलब कि 12:02 हो रहे थे। और वो तो मुझे लगा गुरुजी, मतलब इतना अच्छा फीलिंग कि आप आज के दिन आके मुझे ब्लेस कर रहे हो, ड्रीम में आ रहे हो। थैंक यू सो मच। मैंने किसी को नहीं, मैंने अलार्म बंद किया और मैं इतने खुश, मैं मंत्र जाप करते हुए वापस पता नहीं कब सो गई। मैंने अंकल को नहीं जगाया, बच्चों को, मुझे लगा कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली है, मैं इस मोमेंट को कैसे खोऊं। बस मंत्र जाप करते 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 उसको मैंने फील किया, पूरा एब्जर्व किया। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और इतना रियल फेस हंसता हुआ ऐसा सामने मेरे खड़े हैं। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू। जितना आपका शुक्राना किया जाए कम है। आप एक छोटी छोटी बात सुनते हो, कहते हैं ना, हम मांगने की जरूरत ही नहीं है, आप हमारे मन की बात पढ़ लेते हो कि इसे क्या चाहिए। हम मांगना तो बहुत दूर की बात है। मांगो नहीं मानो, ये मैंने बहुत संगत से सुना था, जब कनेक्शन हो रहा था उसी वक्त ही। इसलिए कभी मांगने के लिए मैंने गुरु जी के पास कभी नहीं मांगा, अपने लिए तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, दूसरों के लिए कभी भी लगता है कुछ, जरूर अरदास करती हूँ। किसी का तकलीफ, किसी का कुछ जरूरत है तो जरूर करती हूँ। खुद के लिए गुरु जी ने सिखाया है कि नहीं मांगना है, तो कभी मांगा नहीं। थैंक यू गुरु जी कि ये सोचिए आप डाल दी, आपने डाली, और अभी तक आपने इसे रखा है। इस पे आगे भी महाराज अपनी कृपा बरसाना हम सब पे। संगत जी, ये टाइम चल रहा था, मेरा कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था। और अब मुझे पूरा हो गया था, ऐसा लगता था कि नहीं, अब दिन रात गुरु जी का जाप ही करना है। जब भी खाली बैठे हो, बस मंत्र जाप माइंड में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पता नहीं क्यों, इतना अलग ही दुनिया था वो, क्योंकि आप जिससे मैं मिलती थी वहां वो सारे संगत होते थे, जहां बैठो वो फालतू गपशप होता नहीं था, सिर्फ गुरु जी की बातें होती थी। तो एक अलग ही हो रहा था, मतलब मजा आता था ये उसमें कि अब कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। इतनी पॉजिटिविटी होती थी कि बस जिससे बैठो, जहां बैठो। अगर अपने से एक किसी ग्रुप में बैठ जाओ, दो संगत है तो दो नॉन संगत है, जो दो नॉन संगत है वो भी हमारे में इन्वॉल्व हो जाती थी और वो संगत बन जाती थी हमारा सत्संग सुन करके करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो जगह, वो उनके साथ बैठना। उसी बीच में क्या हुआ, मुझे जस्ट ये कुछ महीने की बात होगी, आई थिंक अप्रैल 16 की बात होगी, हाँ अप्रैल या आई थिंक मार्च अप्रैल की। मेरे थाइज में नीचे ना, अपर में छोटा सा एक बॉयल सा हो गया। तो मुझे बड़ा ये लगा कि यार यहाँ तो डॉक्टर भी, मैं कहाँ जाऊंगी, इंडिया में होती तो होम्योपैथ में दिखा लेती, दवा खा लेती, यहाँ तो जाएंगे सीधे सारे सर्जरी करने की बात करेंगे। मैं बहुत घबरा रही थी कि मुझे ना वो सर्जरी से बहुत डर लगता है, वो इंजेक्शन वगैरह से बिल्कुल। फिर मैंने अपने फ्रेंड, बगल में फ्रेंड वहाँ मेरी बनी थी, उनसे बोला। वो बोली चलना, यहाँ पे अपोलो में इंडियन डॉक्टर बैठते हैं। ऐसे हम लोग गवर्नमेंट में जाएंगे तो वो सारे अरबिक होंगे, यहाँ इंडियन बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये सही बात है, इंडियन से एटलीस्ट खुल के बोल पाऊंगी ना सारे प्रॉब्लम की। नहीं नहीं, मुझे ऑपरेशन वगैरह नहीं कराना, मुझे बस दवा आप दे दो। और मैं वहां गई, मैंने डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला कि तो पूरी तरह पक गया है, तो इसको तो ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। पता नहीं, मैं डॉक्टर ने बोला भी, अब मैंने उनको ये बोला कि मैं खुद कर लूं, अब दवा लिख दो। और डॉक्टर कभी ये सब मानता है? वो बोलती ठीक है, लेडी डॉक्टर थी वो। उसने बोला ठीक कर लेना। हाँ, उसने मुझे बीटाडीन और सूखने की दवाइयाँ कुछ और सफरमाइसिन वगैरह लिख दिया। और देखो कितना आसान से, मुझे समझ में नहीं आया कि डॉक्टर ने क्यों माना। खैर कोई बात नहीं, तो गुरुजी की मर्जी थी। मैं जब गई थी वहां, तो मैंने बॉटल में जल प्रसाद लिया, वापस उसे हर एक सिप पी रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरु महाराज बचा लेना मुझे, मुझे ऑपरेशन, मतलब इतना मुझे डर लगता है कि। और वही हुआ जब मैं घर में आई, मैंने खुद से उसको किसी तरह से लगा के वगा के साफ वाफ करके, 5 दिन के बाद उसने मुझे बुलाया था। जब 5 दिन के बाद गई हूँ, तो वो फाइल जब मेरा देखती है, तो वो क्या देखती है अपने लैपटॉप में कि उसने मुझे ऑपरेट किया है। बोलती है अच्छा, आपका तुमने लास्ट डे कर दिया था ना, अभी कैसा है? मैंने बोला ये क्या बोल रही है, इसने तो नहीं किया था। और वो मेरा फाइल का नंबर नोट किया, लैपटॉप में चेक कर रही अपना, उसने कर दिया था, अभी कैसा है, ठीक है तो चलो चेक कर लेती हूँ। और मतलब क्या करते हैं गुरु महाराज, यही जानते हैं।
कि उसे ये लग रहा था कि उसने मुझे ऑपरेट किया है, दवाएं दी है, मेरा घाव इस वजह से सूख गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था संगत जी। उसने पूरी तरह डॉक्टर का रिपोर्ट भी गुरुजी ने बदल दिया, और जो मेरे मन में डर था कि मैं ऑपरेशन से बच गई, मेरा ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है आगे। थैंक यू। थैंक यू। मतलब छोटी छोटी चीजों में गुरुजी इतना 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 हमारे साथ अंग संग होते हैं कि अभी मैं एक लेटेस्ट सुनाती हूँ। भी सत्संग तो आगे बहुत है, कंटिन्यू करूंगी। एक लेटेस्ट 1 जनवरी का बताती हूँ। कहते हैं ना, बिन मांगे वो सब कुछ देते हैं। 1 जनवरी, अभी 4 दिन 5 दिन पहले की बात है। मैं सुबह गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाया और मैं वही मंदिर में बैठी हूँ। कुछ बात याद करके ऐसे आंख मेरी भर गई। कुछ होता है, कुछ चीजें हमारी लाइफ बहुत पर्सनल होती हैं, जब किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, बस आप और गुरु महाराज जानते हैं। तो मैं उनसे कुछ बोल रही थी, ऐसे बोलते बोलते आंखें पूरा भर गई। तो फिर मैं उठी, मैंने चाय प्रसाद को जब मैंने वापस उठा के ले गई किचन में, मैं देखती हूँ ना, गुरु महाराज ने चाय प्रसाद पिया है। वो कम है ग्लास में, जितना दिया था उसका क्वांटिटी हाफ इंच करीब नीचे था। उन्होंने मुझे तुरंत बताया कि मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और संगत जी, जिस वजह से परेशान थी मैं, जो बात मैं उनसे बोल रही थी या आप सोच रही थी इस बात को लेके, 10 मिनट के अंदर ही वो सॉल्व भी हो गया। 10 मिनट के बाद मुझे पता लगता है कि वो, उसके बारे में मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ना, हम तो इनसे बोलते नहीं है, कहते हैं ना, वाकई मांगने की जरूरत ही नहीं है। बस इनसे इनसे प्यार करो आप, इनसे हर चीज, इनके घर के बड़े की तरह इनसे शेयर करो, और हर चीज इन पे छोड़ दो। जो होगा आपकी मर्जी से होगा, जो हो रहा आपकी मर्जी से हो रहा है, नहीं होगा उसके लिए भी शुक्राना है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। गुरु महाराज सब आपके ऊपर छोड़ा है, आप देखना। अभी संगत जी ये तो हो गया। अब मैं आपको सुनाती हूँ, एक मेरे अंकल का सत्संग है। 2019 की बात है। हम काफी, मतलब 16 में बड़े मंदिर गई थी मैं फर्स्ट टाइम वहां से आने के बाद। उसके बाद सेकंड 19 में, काफी दिन हो गए, मैंने कहा जाने का मन हो रहा, मैं क्या करूं। बोलने में भी लगता था मुझे कि मैं कैसे अंकल को बोलूं कि जाना है। दिल्ली आना जाना होता था, लेकिन कभी भी हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही नहीं थे। बस एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही सिर्फ रांची आ जाते थे। मैंने बहुत इनको बोला कि बहुत दिन हो गया, चलते हैं एक बार। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलो। और उसी समय मैंने एक सत्संग सुना था, किसी सत्संग को मैं कहीं सुन रही थी, या पढ़ा था कि वो लोटा ब्लेस करवाते। हाँ, मैंने पढ़ा था इससे कि लोटा ब्लेस गुरुजी करते थे। तो उस वक्त मेरे पापा का थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था, तो मैंने कहा चल पापा का लोटा ब्लेस करवा के ले आते हैं। जा ही रहे हैं, जब हमारा प्रोग्राम बन ही रहा है तो ये कर लेते हैं। तो जब मैंने अपने अंकल को बोला कि जैसे है, मुझे जाना है बड़े मंदिर, आप टिकट करवा लो और ना मैं पापा की लोटा बेस करवाऊंगी। फिर उन्होंने क्या बोला, मेरे लिए भी करवा लेना। तो मैंने बोला कि आपका क्यों, आपको क्या दिक्कत है। जिस जो बीमार होता है उसके लिए करवाते हैं, थोड़ी है कि किसी हेल्दी इंसान की लोटा ब्लेस करवाते हैं। मैंने उनको मना कर दिया, सीधे मना कर दिया। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। जा टिकट हो गई हमारी। टिकट ऐसे हुई कि वो उधर से आएंगे, मैं यहाँ से जाऊंगी और बड़े मंदिर जाएंगे, और फिर वो लौट जाएंगे वापस अपने वर्क प्लेस पे, और मैं रांची आ जाऊंगी। इस तरह से हमारी सारा सेटिंग तैयार था, हमारा सब कुछ। मैं लोटा खरीदने गई यहाँ पे जाने के 2 दिन पहले। मैं दुकान जाती हूँ, माइंड में एक ही लोटा लेना है, पता है। मैं उनको बोलती हूँ कि 2 तांबे का लोटा चाहिए। मैं सोचू दो क्यों खरीद रही हूँ मैं। मैंने कहा चलो घर पे रख देंगे एक। सेकंड थॉट ये, घर पे रख देंगे, दो ले लिया मैंने। जब मैं सामान पैक कर रही हूँ तो मैं दोनों पैक कर रही हूँ और सोच रही हूँ ना कि एक ही तो लेना है, दूसरा क्या करना है, अच्छा रख लेते हैं ना। पता नहीं कि दोनों बातें माइंड में चल रही, मैं एक काम की, एक फ्लो में काम किए जा रही हूँ। वहां गए तो मैंने होटल में निकाला, जैसे हम तुरंत एयरपोर्ट से उतरे, होटल गए, चेंज किया, फिर मैंने वो लोटा मैं एक छोटे से कैरी बैग में रखा। एक एक लोटा रखा, मैंने पापा का एम्बुलेंस करवाना है, तो बोल दूसरा किस लिए, मैंने कहा कि ले आई थी, पता नहीं क्यों ले आई, छोड़ दो यहीं पे। बोलते रख लो, मैं लाई हो तो रख लो, पता नहीं। तो फिर मैंने कहा रख लेते हैं। अब मुझे नहीं मालूम था कि बड़े मंदिर में पूछेंगे या कुछ करेंगे, मुझे नहीं पता था। मैं लेके गई, और बड़े मंदिर में जब वॉशरूम वाले एरिया से अंदर जाते हैं, तो मैंने हाथ धोने के लिए वॉशरूम में गई, तो मैंने लोटा जो है ना, वो मैंने आंटी की, एक बाहर सेवादार आंटी के हाथ में पकड़ाया। एक लोटा मैंने इनको दे दिया, किससे पहले वो क्वेश्चन ना करे मुझे गेट पे कि दो क्यों लाया है, तो मैंने इनको पकड़ा दिया, आप पकड़ लो इसको। कि वो आंटी देखो गेट पे बैग चेक कर रही है ना, तो वो मुझे बोलेंगी। आप तो वो अलग लाइन में गए, मैं अलग लाइन से गई, दे दिया। तो अब सेवादार आंटी लोटा लिया मेरे हाथ से, मैं अंदर गई, मैं हाथ धो के आई, फिर मैंने उनसे वो लोटा का बैग लिया और मैं चली गई अंदर। दरबार में गई, बहुत अच्छे दर्शन हुए, मैंने लोटा ब्लेस वहां पे करवाया, फिर मैं बाहर आई। बाहर आके हम लोग फिर वॉशरूम वाले एरिया में मिले। तो तब तक मैंने दोनों लोटा अपने हाथ में ले लिया था, उनके हाथ से भी। इन्होंने अपना वाला ब्लेस करवाया। अब मैं सोच रही हूँ कि इनको मिला तो यही ब्लेस करवाएंगे, चलो। अब
जब वो आंटी के पास आती है तो आंटी मुझे बोलती है, उन्होंने पहचान लिया मुझे देखते ही, ये बोलती है दूसरा किसके लिए है? नहीं किस पहले वालों ने मुझे पूछा था किसके लिए बेस करवा रहे, मैं बोला पापा के लिए, बीमार है वो, उनका कुछ हेल्थ इशू चल रहा है। बोले ठीक है। सेकंड जब मैं सेकंड टाइम उनका पकड़ाती हूँ हाथ में तो वो मुझे बोलती, तू दूसरा किसके लिए है? उस वक्त मेरे अंकल मेरे बगल में खड़ा थे, तो मैं उनको देखती हूँ तो वो बोलते हैं मेरे लिए है। तो क्यों, आपको क्या हुआ है? आंटी ने पूछा। तो ये उन्होंने, मैं मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं, बोले, "ये तो मैं गलती कर दी, मेरे मन में ये तो मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था। हाँ सॉरी गुरुजी।" तो फिर अंकल बोलते, नहीं नहीं वो मैं दूर रहता हूँ ना इसलिए चिंता होती तो मेरे लिए भी करवा दिया। बोले नहीं ऐसे थोड़ी होता है, जो बीमार होते हैं उनके लिए होता है। मैंने बोला ये तो सही बात है, मुझे ये पता था, फिर मैंने ये गलती क्यों की? चलो वो हो गया। आंटी ने फिर वहां, उस दिन हमें वहां बड़े मंदिर से काफी ब्लेसिंग्स भी मिले, स्वरूप मिले, पेंडेंट मिले। कई के सेवादारों ने मुझे दी, अच्छा पता नहीं कैसे उसे आंटी ने किसी को बोला इनको ये दे दो, इनको वो दे दो, पता नहीं गुरु जी की क्या मर्जी थी। और उस दिन लंगर वाले एरिया में एक चीज बहुत ही अलग से क्या हुआ, जो लंगर हम लोग कर रहे थे, तो जो बैठे थे तो एक थाली में, जिस थाली में ये चार कर रहे थे, मेरे अंकल के साथ तीन लोग थे और मैं दूसरे थाली में, तो बगल बगल में ही थे। इनको सेकंड उनको रोटी मिलती है, एक सेवादार आके इनको हाथ में रोटी देता है एक, और ये मुझे दिखाते हैं देखो मुझे रोटी मिली। मैंने सेकंड सर्विंग तो होती नहीं है, तो मैंने देखा पीछे मुड़ के, मुझे कोई तो रोटी नहीं दे रहा है। मतलब रोटी पड़ा तो किसी के हाथ में नहीं है देने के लिए। मैंने कहा चलो आपके ब्लेसिंग से आप खा लो। तो उनको इनको वहां पे एक रोटी एक्स्ट्रा मिली थी उस दिन। और ये कहते हैं, मैंने वही सोचा कि गुरुजी की मर्जी है, क्या ब्लेस करे नहीं पता, फिर उन्होंने एक रोटी एक्स्ट्रा खाई उस दिन। और हम लोग चले आए, फिर वहां से ये चले गए अपने घर, अब मैं इधर आ गई। कहते गुरुजी के पास कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। ये चीज तो समझाया गुरुजी ने ही है। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने गलती कर दी, क्यों इनका लोटा ब्लेस करवाया। अब मैं यहाँ आके मैंने पापा का सब दे दिया, ये लोटा ले गए, उनको नियम बता दिया था पूरा कैसे कैसे करना है, जो मुझे पता था वो वैसा करने लग गए। कुछ दिनों के बाद एक बार रात में इनके राइट हैंड में पेन होता है, राइट हैंड में हो रहा है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट में हो रहा है, चिंता की बात है, राइट हैंड में हो रहा है। और ये मस्कुलर पेन था, इनको लगा मस्कुलर पेन, 10-11 बजे की बात थी, इनको लगा मस्कुलर पेन है, शायद दबा के बैठ गया हूँ या लेट गया हूँ, कुछ है। ये काफी देर उसको टालते रहे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर पेन किलर खा लिया एक, तो भी ठीक नहीं हुआ। फिर इनसे जब नहीं रहा गया, जब ऐसा लगा कि अब ये अनबियरेबल है, तो ये 2-2:30 बजे के आसपास इन्होंने संगत है, फ्रेंड है, उनको फोन किया कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, कि ये मेरे हाथ का दर्द बहुत तेज हो रहा है। और फिर वो हॉस्पिटल गए, उनका काफी टेस्ट वगैरह हुआ, सारा जो भी जांच इको वगैरह सारा हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, सारे रिपोर्ट नॉर्मल लाए। सिर्फ एक टेस्ट का रिपोर्ट था जो सुबह आना था 10 बजे। तो ये डॉक्टर ने कहा कि आप या तो सुबह तक यहाँ वेट कर लो, वेट एडमिट हो जाएगा, तो सुबह चले आना। तो ये लोग घर चले आए, बोले नहीं सुबह आके रिपोर्ट ले लूंगा मैं, सब बाकी सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। हाथ का दर्द भी ठीक हो गया, इंजेक्शन लगा इस वजह से। सुबह ये सब मुझे नहीं पता था, जब मैं इनसे सुबह बात करती थी तो वही 10 बजे के आसपास मैंने फोन किया, तो ये बोले कि हाँ जाना है ऑफिस, थोड़ा लेट जाऊंगा क्योंकि रिपोर्ट लेते हुए जाना, रात में ये सब हुआ था। मैंने भी बहुत सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा कि ऐसे ही हो रहा होगा, फिर चलो ठीक है, सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल ही आए ना, कोई बात नहीं, अगला भी नॉर्मल ही आएगा। फिर इनका फोन नहीं आया 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, तो मुझे लगा कि फोन तो आया नहीं है तो रिपोर्ट मिल गया होगा, मैं यही कर लेती हूँ। जब मैंने कॉल किया तो मैंने ऑडियो कॉल ही किया था, तो ये मुझे मैंने पूछा क्या आया रिपोर्ट में? ये मुझे बोलते हैं कि रिपोर्ट का पता नहीं, ये तो मेरे जैसे मैं यहाँ आया ये तो मुझे बेड पर लेटा दिया, उन्होंने मुझे सलाइन लगा दिया। मैंने कहा कि ये मजाक कर रहे होंगे, मैंने कहा चलो वीडियो कॉल करो। तो वीडियो कॉल किया तो मुझे दिखता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मुझे इनका फॉरहेड दिखा और बेड का नंबर दिखा 7। मैंने बोला जय गुरु जी, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ आपको? और मुझे वाकई में कोई चिंता नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत फिक्र कर रही हूँ, एडमिट हो गए हैं या कुछ भी नहीं, गुरु जी तुम रिलैक्स रखते हैं सच में, एकदम पैनिक नहीं होने देते हैं। मैंने बोला थैंक यू गुरु जी, क्योंकि 7 नंबर दिखते मैं समझ गई गुरु जी इनके साथ है, तो मुझे क्या, मैं यहाँ से चिंता करके क्या कर लूंगी। उनका मतलब मैं बता, रिपोर्ट में जो था ना, उनका क्रेटेनिन लेवल जो था, जो जिस भी मेजरमेंट में वहां पे जो नापते हैं, वो 300 आसपास, 280 के आसपास इनका वहां पे होना चाहिए था, जो 2100 था। सोचो कि इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। और प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम जबकि इनको उतना हाई लेवल क्रेटिनिन में किडनी फेलियर, किडनी का इशू होता, यूरिन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता, वो सब कुछ भी नहीं। इनको प्रॉब्लम क्या हुआ, सिर्फ राइट हैंड में 2 घंटे 3 घंटे दर्द हुआ, और वो भी इंजेक्शन के बाद ठीक हो गया, बाकी सब ठीक है। गुरुजी ने इनको किस तरह से उस छोटा समय कटवा दिया सिर्फ, क्योंकि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा हो सकता था। इनको डॉक्टर ने वाटर इनटेक बढ़ाने को बोला,
तो मुझे वो लगा देखो गुरुजी मतलब ये पानी, मुझे पता है कि पानी कम पीते थे, मैं बार बार बोलती थी पानी पिया करो, पानी पिया करो। देखो गुरुजी ने एक झटका दिया और सब कुछ इतने अच्छे से, मतलब कि वो अभी वो लोटा ब्लेस होने की वजह सबसे बड़ा ये हुआ ना कि वो सुबह उठ के जो कि लोटे का पानी खत्म करना होता है उनको, और तो वो उसके चक्कर में और उसमें नॉर्मल पानी मिलाते हैं पीते हैं, मिलाते हैं पीते हैं, वो कम से कम 1.5-2 लीटर पानी पी लेते हैं। और तो मुझे लगा कि देखो गुरुजी, हमें कहाँ पता था कि क्यों हो रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि ये नहीं होना चाहिए ना, कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई बीमार नहीं, फिर मैं क्यों, आपने करवाया, हम आपके फ्लो में रहे तो सही होता है बिल्कुल। जो हो रहा है वो होने दो, गुरु महाराज का नाम लेके कुछ भी काम हो रहा है होने दो। और उस दिन गुरुजी ने अंकल को ब्लेस किया और आज तक वो ठीक है, उनका क्रिएटिनिन लेवल कभी वैसे दोबारा बढ़ के नहीं आया। और उनका सबसे बड़ा चीज है कि इस प्रॉब्लम में उनका किडनी गड़बड़ होने का डर था, जो नहीं हुआ। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। अभी किडनी से मुझे याद आया, मैं अपना भी शेयर करती हूँ ये सत्संग। सत्संग वही रांची में जब सत्संग शुरू हुआ था संगत जी, तब गुरु महाराज ने शुरू करवाया यहाँ पे सत्संग। और वो भी कैसे करवाया कि जब छुट्टियों में मैं यहाँ आती, मुझे सत्संग का बड़ा खालीपन मिस होता, कि मतलब लगता था कि ये क्यों, मतलब वहां पे इतनी आदत हो गई थी हर वीक सत्संग अटेंड कर करके, कभी कभी तो दो दो मिलते थे एक दिन में, यहाँ आके बिल्कुल खाली। और फिर मैं जाके वहाँ एक संगत को बोला, पुरानी संगत को, आंटी वहाँ सब कुछ तो ठीक है, बच्चे सेट हो गए हैं, घर स्कूल सब, लेकिन सत्संग नहीं है। तो आंटी के मुंह से निकला कि कोई बात नहीं, तुम शुरू करो। तो मैंने कहा मैं शुरू करूँ? मुझे सुनने में तो बहुत ठीक है, सत्संग ही करना कौन सी बड़ी बात है, कर लेते हैं सत्संग। ऐसे भी घर में सत्संग कर ही रही थी मैं, अब 2-4 लोग को बुलाया कर लूंगी, लेकिन इतना आसान नहीं था संगत जी। क्योंकि जहाँ मैं रहती थी, मुझे आसपास किसी भी ऐसे मतलब किसी को बोलो सत्संग है मेरे घर में आना, तो किसका सत्संग है, कौन से गुरु हैं, आते हैं नहीं आते हैं, अच्छा मैंने बोला कि ये तो ये महाशिव हैं, अच्छा सब लोग शिव बोलते हैं खुद को, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। फिर भी गुरुजी ने कभी ये नहीं होने दिया, कभी माइंड में ये नहीं आने दिया कि रुक जाओ। फिर कुछ फ्रेंड्स के थ्रू आने संगत शुरू हुए, 2 4 5 7 ऐसे करते करते, और मैं वीकली सत्संग करने लगी यहाँ पे। वीकली मतलब इसलिए कि संगत आए, और मैं इवन मैं टाइम भी पूछती थी उनसे, किस टाइम पे आपको सूट करता है मैं उस टाइम पे रखूंगी, आप प्लीज आओ। कभी संगत 10 कंफर्म करके 2 आती, कभी 5 कंफर्म करके एक भी नहीं आती। एक बार तो ऐसा हुआ कि 5-7 लोगों ने कंफर्म किया, एक भी नहीं आई। लेकिन सत्संग प्रॉपर जो होता था मैंने किया, अकेले किया। लेकिन कभी भी माइंड में गुरुजी ने ये नहीं आने दिया कि रोक दो इसे। पता नहीं क्यों वो कंटिन्यू ही रहा। ये सब होने के बाद भी कभी भी दिमाग में आया ही नहीं, नहीं संगत आएगी आएगी आएगी। बस ये पॉजिटिव था, पॉजिटिविटी गुरुजी ने मन में रखी हुई थी कि संगत आएगी और सत्संग की सेवा मिली है, करना है, ये एक सेवा है, इससे पीछे नहीं हटना है। ये चलता रहा। कभी संगत आती कभी नहीं आती, कुछ लोग रेगुलर थे कुछ लोग नहीं थे, 8-10 लोग में से ही। फिर अगली छुट्टी में जब मैं गई वहां पे, तो फिर मैंने आंटी को बोला, आंटी सत्संग तो मैं रेगुलर कर रही हूँ, संगत ही नहीं बढ़ रही है। आंटी बोलते कि संगत भी क्यों नहीं बढ़ेगी, रुको जरूर बढ़ेगी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे शायद पता नहीं कौन सा ग्रुप में ऐड करवाया, मुझे नहीं पता। अब उसमें ग्रुप में जाने के बाद तो मुझे ऐसे कॉल आने शुरू हो गए, रांची में सत्संग होता है, रांची में सत्संग होता है। मैं बोला हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे लगा कि लगी संगत कहाँ कहाँ से, अच्छा दूर दूर से संगत, ओवरसीज से फोन आने लगा कि रांची में सत्संग होता है, मेरी फैमिली वहां पर है, मेरी फ्रेंड है, कोई जानने वाला है, उसको सत्संग चाहिए। थैंक यू, गुरुजी ने ऐसी संगत की बरसात की कि मैं क्या बताऊं। और जब नई संगत एक आती, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं होता ना। गुरुजी आज आपने एक नई संगत भेजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। इस सब इस तरह से चलते चलते ये बात आ गई, ये 18 के बता रही हूँ, 2018 के 18 की बात है ये, हाँ। अगस्त की। ऐसे ही तो वही था कि संगत कंफर्म नहीं करती थी, कई बार करती थी तो कोई जितने को इनवाइट किया उसके हिसाब से लंगर बनाते हैं हम। उस बार क्या हुआ, लंगर बच गया। बच गया तो सब्जी बच गई, तो चलो कोई नहीं, कल खा लेंगे, बच गई तो बच गई, प्रसाद है गुरु जी महाराज का, कल खा लेंगे। और मैंने ना सुना हुआ है पुरानी संगत से कि लंगर गरम नहीं करते हैं। तो मैंने लंगर गरम करने का सोचा भी नहीं कभी, हमेशा फ्रिज में रखती थी, तो उसको बाहर निकाल के छोड़ देना सुबह को, और थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो खा लेना। अब ये हुआ ये कि अगस्त में मेरे अंकल भी आए हुए थे छुट्टियों में, उस वक्त 2-3 दिन की छुट्टी थी उनकी, तो वो आए हुए थे। तो सत्संग रखा था, नेक्स्ट डे जब सब्जी बची मैंने सुबह फ्रिज से बाहर निकाल दी, जो नाश्ते में खा के सब खत्म कर देंगे।
फिर नाश्ता करने में थोड़ा देर हो गया, 10 साढ़े 10 करीब बज गया होगा। तो जब मैंने उस सब्जी का ढक्कन हटाया ना, तो बहुत तेज स्मेल आया कि ये खराब हो गया है। अब एक डोंगा सब्जी है, मतलब दो तरह की सब्जी थी, सूखी गीली दोनों, एक एक डोंगा था। मैंने कहा कि अब इसको क्या करें, ये तो खराब हो गया। अब तो ये लोग तो मतलब किसी को दे सकते नहीं है खाने के लिए, अब फेंक नहीं सकते, प्रसाद है। सेकंड थॉट तो कुछ आया ही नहीं, बस खा किसी को देना नहीं इतना पता है। मैंने फिर वो जग में ग्लास पानी लेके बैठी, मैंने सारे सब्जी को धीरे धीरे करके पानी के साथ निगलना शुरू कर दिया मैंने। और निगलते पूरा खत्म किया मैंने, निगल के सारा सब्जी को उसके साथ। और संगत जी कुछ भी मुझे नहीं लगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं खा के हैवी लग रहा है या बुरा फील हो रहा है या डकार आना है, कुछ भी नहीं। मैंने वो खत्म किया, लगा थैंक यू गुरुजी, अपनी सब्जी खत्म हो गया, मतलब फेंकना नहीं पड़ा मुझे। बस ये माइंड में था कि प्रसाद है, फेंकना नहीं है, खराब है, किसी को दे नहीं सकते हैं। ये हो गया, नई सब्जी बना के औरों को नाश्ता दे दिया। अब ये दिन मेरा अच्छे खासे चला गया। मुझे नेक्स्ट डे मुझे शाम को थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द शुरू हुआ, हल्का सा लोअर एब्डोमेन में। तो मैं सोचूं कि मुझे ये भूल गई हूँ मैं कि मैंने सब्जी निगली है या खाई जो भी है, बिल्कुल रिमाइंड से गुरुजी ने इरेज कर दिया उसको। मैं सोच रही हूँ क्यों हो रहा है पेट दर्द, मुझे लगा ना शायद जब छुट्टियों पे अंकल आते थे तो मैं बाहर ज्यादा रहती थी, मार्केट है ये है वो है, तो पानी कम पिया होगा। और मुझे ना थोड़ा यूरिन में जलन भी शुरू हो गया, बर्निंग सा सेंस होने लगा। तो मुझे ये लगा कि पानी कम पी रही हूँ मैं, और मैंने पानी इंटेक बढ़ा दिया। लेकिन वो शाम होते 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 बहुत तेज जलन और दर्द भी बढ़ गया। फिर भी मैं समझ में नहीं आया, मैंने अपने घर का होम रेमेडी ही शुरू किया, पहले मिश्री पानी ये वो दवाई ली। रात को बहुत बुरा हालत, इतना दर्द, इतना दर्द कि मैं मतलब मैं बेड पे छटपटा रही हूँ, बस मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप जोर जोर से बोल रही हूँ। तो ये मुझे बोलते कि नहीं हो रहा बर्दाश्त, डॉक्टर के पास चलते। मैं बोलती नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं ना, क्योंकि मुझे हिलने का मन भी नहीं कर रहा, इतना दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। फिर मैं मंत्र जाप करती, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, मैं सही कर रही हूँ गुरु जी को, कि गुरु जी ने कहते हैं ना कुछ कष्ट भी दे तो उनका शुक्राना ही करना चाहिए। और मैं थैंक यू गुरु जी मंत्र जाप कर रही हूँ, थैंक यू गुरु जी, यही करते करते सुबह सुबह ढाई तीन बजे के आसपास जब मैं वॉशरूम गई, यूरिन पास किया तो बिल्कुल रेड। तो मुझे लगा ना कि ये रेड रेड सा क्यों हो रहा है, ऐसा ब्लड सा भी यूरिन। फिर मैं थोड़ा मैं घबराई। फिर मैं उठ के आई, मैंने अंकल को बोला कि अभी ना ऐसे ऐसे यूरिन पास किया तो पूरा रेड था, तो मुझे क्या करना चाहिए। बोले ठीक है, डॉक्टर को कल दिखा लूंगी, है सोच के मैं ना फिर, और मैं आ गई बेड पे। और उसके बाद संगत जी दर्द गायब, और मैं सो गई। लिटरली मैं सुबह 3 बजे सो गई, सुबह 6 बजे उठी हूँ। उठते ही मेरा ध्यान मेरे पेट पे गया, कोई दर्द नहीं था, हल्का सा अनइजीनेस था, सिर्फ दर्द नहीं बोलूंगी उसको। उठा, नॉर्मल रूटीन में अपने बच्चों को स्कूल भेजा, लंच बनाया, स्कूल भेजा, उसको तैयार किया, घर के काम में लग गई। धीरे धीरे ऐसे 8-9 बजे तो हल्का हल्का मुझे पेन शुरू होने लगा उस जगह पे, फिर पेट में। लेकिन सुबह बिल्कुल ठीक था। फिर मैं सोचा दर्द हो रहा था, दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने तो मम्मी से बात की अपनी कि रात में ऐसा हुआ था। तो फिर उस वक्त मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो फिर माँ ने बोला कि अगर नीचे ही तुम्हारा लेबोरेटरी है तो बुला के एक यूरिन टेस्ट करवा लो। मैं बोला ये भी सही बात है, बस टेस्ट करवा लेते हैं, ऐसा रात में हुआ है, कोई दिक्कत ज्यादा ना हो। मैंने लैब वाले को फोन किया, सैंपल दिया, वो बोला कि आपको दोपहर तक रिपोर्ट आ जाएगा। दोपहर तक रिपोर्ट भी मेरे फोन पे आ गया। रिपोर्ट जैसे आया तो मैंने, हमारे एक नोन डॉक्टर है, मैंने उनको रिपोर्ट फॉरवर्ड किया, बट रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा भी नहीं, क्योंकि उस दिन ना हम लोग अपने मम्मी के यहाँ गए हुए थे, मायके मेरे गए हुए थे। तो मैंने डॉक्टर को फॉरवर्ड किया और मैं बिजी हो गई। तो मुझे फोन आता है उधर से, डॉक्टर जो हमारे नोन है, मैं उनको भैया बोलती हूँ। उन्होंने फोन किया कि तुम्हारा रिपोर्ट है। मैंने कहा हाँ। बोले कल ना तुम्हें अल्ट्रासाउंड करा के आ जाना। मैंने कहा क्यों, कुछ दिक्कत है क्या। बोले तुम आओ ना, पहले करवा के आओ। अब मुझे हल्का हल्का दर्द तो हो रहा था, मतलब एकदम दर्द गायब नहीं हुआ था, हल्का हल्का हो रहा था मुझे, चलने में या कुछ ऐसे बैठने से भी फील हो रहा था। नेक्स्ट डे सुबह अल्ट्रासाउंड कराने गई, अल्ट्रासाउंड कराया, रिपोर्ट लेके फिर मैं डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने देख के मुझे बोला कि तुम्हारे किडनी में स्टोन था जो उस रात निकल गया। मैं बोलूँ कि अच्छा। मैं सोच रही हूँ मतलब थैंक यू गुरुजी, मैं मन में गुरु को थैंक यू बोल रही हूँ, मैं उनका चेहरा देख रही हूँ कि मेरे किडनी में स्टोन था, मुझे ही नहीं पता। बोली कि वो इंजरी जो होती है ना, स्टोन निकलते इसलिए तुम्हारा ब्लड आया तुम्हारे यूरिन के साथ, क्योंकि उस दिन निकल गया वो। और मतलब मैं बिल्कुल लॉस्ट, मैं तो बस गुरुजी को थैंक यू कह रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या, कि थैंक यू मन से वही निकल रहा है। मैं डॉक्टर को उनको भी देख रही हूँ। तो फिर वही कि मैं बस ठीक है, दवाइयां उन्होंने लिख दी कुछ कुछ, मैं चली आई। तो देखो गुरुजी महाराज क्या करते हैं, फिर भी मुझे उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर ने ही पूछा क्या खाया था उस दिन, 2 दिन पहले। मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने सब्जी की बात बताऊं, सब्जी खाया था, सब्जी पिया था, जो भी था।
बिल्कुल, क्योंकि मैं भूल चुकी थी उस चीज को। और ये दोबारा गुरुजी ने मुझे कब याद दिलवाया, 2019 अगस्त में। एक संगत है जो रेगुलर पहले आती थी, अभी वो नहीं आ रही है। उन्होंने मुझे बोला, आंटी आप अपने वो सत्संग शेयर करो। सत्संग में उन्होंने मुझे बोला, अगस्त 19 के अगस्त में। जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं स्टार्ट करती हूँ सब्जी खाने से। सोचो, गुरुजी ही सारा कंट्रोल करते, क्या आप बोलोगे, क्या आप सोचोगे, सबका कंट्रोल इनके हाथ में है। और जब मैं बोल रही हूँ तब मैं रियलाइज कर रही हूँ कि अच्छा, ये गुरुजी महाराज ने किया था कि कैसे वो जो पानी मैंने पिया, वो जो खराब सब्जी मैंने खाई, कितना बड़ा कष्ट गुरुजी ने मेरा काटा था उसके बहाने। और मैं बिल्कुल, कहते हैं हम मूर्ख के भी मूर्ख हैं। हमें सोच ही नहीं सकते जो गुरुजी महाराज कर लेते हैं। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, कि अब आपके हमारे अंदर बीमारी हमें नहीं पता। तभी तो कहते हैं ना, लंगर से हील होता है। लंगर हमें पूरा लास्ट ड्रॉप तक खाना चाहिए। जो हमें प्रसाद मिलता है वो हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी हीलिंग हो रही है। वो हीलिंग हो रही है जो हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या कमी है, क्या गड़बड़ी चल रही है हमारे शरीर के अंदर। इतने सारे बॉडी ऑर्गन्स है जो कई बार आप देखते हो कि बीमारी बहुत लास्ट स्टेज में पता लगता है। तो गुरुजी महाराज का लंगर तो वो है, इतना ब्लेस्ड है, अमृत है कि उसे खा, अगर हम रोज ग्रहण कर रहे हैं पूरे भाव के साथ, जब मिल रहा है पूरे भाव के साथ उसे खाओ आप। उसे दवाई समझ के खाओ, कि पता नहीं आपके अंदर जाके वो क्या ठीक कर रहा है आपका। तो ऑब्वियसली वो ठीक होंगे ना। अगर हम उसे पदार्थ की तरह लेते हैं, खाना समझ के खाते हैं, मन हुआ तो खाए, नहीं मन हुआ तो बाद में खा लेंगे, साइड रख देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि अच्छा अच्छी नहीं, अभी नहीं, बाद में खा लेते। अरे आपको गुरु महाराज ने जो अमृत दिया है उसका कीमत समझो। उसने कितना कुछ आपका अंदर जाके आपका ठीक करना है। गुरुजी, मैं सोचिए ऐसे सबकी डाले, सब हरी संगत को ऐसी बुद्धि दे, समझदारी दे कि वो इस कीमत को समझ सके, कितना प्रीसियस है आपका दिया हुआ लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, जिसे हम नहीं समझ पाते। गुरुजी ने समझाया है मुझे कि हमें उसका एक एक ड्रॉप तक खत्म करना है, चाहे वो खराब हो जाए, चाहे वो जल जाए। क्या बार होता है ना कि लंगर में नमक कम पड़ गया, ज्यादा हो गया, तो लोग उसको बाद में नहीं, जैसे गुरु महाराज को आपने खिलाया है, जिस तरह से, जिस टेस्ट में, वही आपको खाना। आपको ये नहीं कि लंगर भोग लगा दिया, नमक कम था बाद में ऐड करके खा रहे। जब गुरु महाराज को खिला दिया तो उसी तरह से आपको खाना है, उसी भाव से ग्रहण करना है। वो प्रसाद की तरह उसे लो, उससे दवाई की तरह लो। ये सिखाया है गुरु महाराज ने। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। अब मैं एक कोविड के टाइम का बताती हूँ। थोड़ा टाइम है तो मैं एक, सत्संग तो बहुत होते हैं, उनका गुणगान करने के लिए समय लिमिट मतलब बहुत कम है। चाहो तो 4 घंटे भी करूँ, दिन भर भी करूँ तो कम पड़ेगा, इतने सत्संग होते हैं। मैं एक सुनाती हूँ कोविड का सत्संग। 2020 की बात है। हम लोग अंकल के पास गए थे 19 दिसंबर में, अब 20 जनवरी में लौट के आ रहे थे। उसके पहले भी कितनी बार जाते थे, साल में 2 बार 3 बार। उस बार क्या हुआ, 2020 में एयरपोर्ट पे, वहां से लौटते वक्त सिक्योरिटी वालों ने मेरे सिंदूर पे ऑब्जेक्शन लगाया। छोटी सी डिब्बी होती है जो हमेशा मेरे पर्स में मैं कैरी करती हूँ हमेशा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं कहीं और नहीं डालती, मुझे पर्स में ही होता है वो। इतनी बार आना जाना किया, कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। उस बार 2020 जनवरी, मुझे याद है 6 या 7 जनवरी को लौटे थे हम लोग। और सिक्योरिटी वाले ने एयरपोर्ट पे उससे निकाल दिया बैग से बाहर, और वो बोलने लगे कि ये क्या, उन अरेबिक्स को ये समझाना क्या है, वो समझ नहीं रहे हैं। वो बस उसे, मतलब मुझे ये लगता था कि उठा के फेंक ना दे, बस मुझे ये डर था कि बस वो उनके हाथ में था। मैं बोल रही हूँ गुरुजी कहीं ये फेंक ना दे, पता नहीं क्यों। मैं बहुत ज्यादा इसको लेके रहती हूँ कि जैसे सिंदूर के डिब्बे को लेकर के, क्योंकि बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हम सबके लिए। तो मैंने उसको फिर मैंने तुरंत एक इसको बुलाया। एक वहां पे स्टाफ होता है जो हमारे बैग वगैरह कैरी करता है, एक बांग्लादेशी को। मैंने उसको बोला, भैया इसको समझाओ प्लीज कि इसको फेंके नहीं, क्या है। तो उसने जाकर उसको अरबिक में कुछ समझाया, फिर उसने मुझे वापस किया, वापस कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु महाराज आपको इंडिकेशन देते हैं एक। क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था, जब मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर की थी तो मैं जलंधर में थी उस वक्त, और मैं जल्दी जल्दी में, मुझे दिल्ली आना था मदर इन लॉ के पास अपने। तो मैं सुबह सुबह, हमारे वहाँ शताब्दी होती थी, तो जल्दी जल्दी में ना, मैं सिंदूर लगा के और मैं रख रही थी पर्स में, तो हड़बड़ी में ना वो मुझसे गिर गया, सारा का सारा पलट गया। तो उसे इतना भी टाइम नहीं था कि मैं साफ करती उसे, कि हमारे नीचे हमारी गाड़ी आई खड़ी हो गई थी, ट्रेन का टाइम हो रहा था। मैंने फटाफट जितना समेट सकती समेटा, बस डिब्बी अपने बैग में डाली और ले आई। और उसके बाद, उस विजिट के बाद मम्मी नहीं रही।
तो ना मैंने ये बात मतलब हम अपने एक देव गांव से आती हैं देवानी है मेरे, उनको शेयर किया था कि ऐसे ऐसे हुआ था आने के पहले। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब कुछ ऐसा हो जाए ना, सुहाग का सामान कुछ आपका गिर जाए या कुछ नहीं होना चाहिए जो हो जाए, तो समझना कि भगवान का इशारा है कि कुछ गलत होने वाला है। और यही मुझे एयरपोर्ट पे याद आई, जब उसने मेरे सिंदूर को उठा के जस्ट फेंकते फेंकते ही मतलब रोक लिया, गुरु महाराज ने उसे रोका। मैंने मतलब पकड़ा उस स्टाफ को, बंगाली को, कि जाके उसे बोलो, समझाओ ये क्या है, वो मेरी बात नहीं समझ रहा है। तब वो उसे उससे लेके आया, उसने मुझे वापस किया। तो मैं उसको वापस बैग में डाला। मैंने बोला आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, 5 साल से मैं आ रही हूँ लगातार, कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आज क्या हो गया। तो खैर, अब देखो गुरु महाराज की क्या थी, उन्होंने मुझे एक तरह से एक इंडिकेशन ही दिया था। 2020 में अगेन हम मार्च में जाने वाले थे, सेम डे जिस दिन हमारी 7 मार्च को फ्लाइट थी इंटरनेशनल। 7 मार्च को ही इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई दिल्ली से, हम टेक ऑफ नहीं कर पाए। 7 मार्च का ही दिन था जब पहले बार इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हुई थी। तो हमें लगा कि चलो कुछ दिनों के लिए हुआ है कोविड की वजह से, मई तक तो खुल जाएगा, फिर समर ब्रेक में चल जाएंगे। बच्चे भी हताश हो गए, मेरा भी मूड थोड़ा हुआ कि अरे नहीं जा पाए छुट्टी में। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इतना लंबा टाइम चलने वाला है लॉकडाउन। वो लॉकडाउन बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, इस तरह से कितना टाइम मतलब बीत गया समझो तो। 1 साल करीब 8-9 महीने करीब हो गए। और हम लोग नहीं, मतलब हम फैमिली 2 जगह हो गए, मेरे अंकल उधर, हम मैं बच्चों का इधर। तो ये जो टाइम था, ये गुरु महाराज ने इस वो इंडिकेट किया था उस वक्त कि हमें अभी अलग रहना है। और शुक्राना गुरु जी, क्योंकि इसमें भी आपकी रजा थी, इसलिए आपका शुक्राना। अब कोविड टाइम पे क्या हुआ था है कि जब फर्स्ट कोविड था, फर्स्ट फेज था, तो सब लोग इस चीज को enjoy कर रहे थे कि सभी लोग इसको फैमिली टाइम का नाम दे रहे हैं। कोई बोल रहे वाह कितना अच्छा टाइम है, घर पे रहने का टाइम मिलता नहीं था यूं। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि हमारे लिए तो क्या गुरुजी, एक दिन अगर फ्लाइट और डिले बंद होता, मतलब 7 की जगह 8 को होता, तो हम लोग पहुंच गए होते ना, हम सब भी एक जगह रहते। वो वहां अकेले हैं, हम लोग यहाँ हैं, तो थोड़ी ना लोग एक जगह है, तो कैसे कैसे फैमिली टाइम हुआ। मुझे उनकी चिंता रहती है हमेशा कि वो निकलेंगे कहीं उनको कुछ ना हो जाए, वहां भी इतना लॉकडाउन है, इधर भी मन में चलता होता था। लेकिन वही था कि गुरुजी की मर्जी, क्योंकि वो चाहते तो हम वहाँ पहुंच भी सकते थे, लेकिन नहीं पहुंचना था। क्या कर्म कटवा रहे थे गुरुजी जानते हैं। उसका भी गुरुजी ने मुझे आंसर दिया। बार बार जब गुरुजी को आप तंग करते हो ना है, तो उनको भी देना ही पड़ता है आंसर। तो मैं वो बोलती रहती थी कि सब लोग इतना अच्छा से एंजॉय कर रहे हैं, सबके घर में बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड घर पे है, सब छुट्टी में, कितना मजा आ रहा है सबको। मैं तो बस दिन में 4 बार फोन नहीं कर सकती हूँ, या तो फिर यहाँ बच्चों के साथ सिर सिर खपाते रहते हैं, सारा दिन घर पे रह के तंग करते रहते हैं। ये सब बात चलते रहती थी माइंड में मेरे। और उसी समय गुरुजी ने सबसे बड़ी चीज कोविड का जो ब्लेस किया ना, वो था ऑनलाइन सत्संग। एक लाइफलाइन बन गई थी हमारे लिए, क्योंकि कुछ और नहीं था। आप कितना खाना बनाओगे, कितना घर में काम करोगे, बाहर निकलना नहीं है। एक लगता था कि एक गुरुजी ने सच में एक हमें जिंदा रहने के लिए एक में ऐसी चीज दे दी कि जिसको सत्संग की भूख थी उसके लिए तो खैर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी वो। ऑनलाइन सत्संग शुरू हुआ, अटेंड करने लगे, और लगा कि चलो चलो ये सही है, ये सही उसके। और फिर क्या, वो सत्संग तो अटेंड कर ही रहे हैं, हमें पुरानी संगत के सत्संग भी सुनने को मिलने लगे, उसमें कितने सारे आंसर मिलने लगे। सत्संग में संगत को बुला नहीं सकते थे हम, कोई फिजिकल सत्संग बंद हो चुका था, ऑनलाइन को ही हम पूरे रिचुअल के साथ साथ करते थे। जैसे मेरे घर पे जब ऑनलाइन चल रहा होता था, मैं जो जलाती, आरती करती, भोग लगाती, फिर इस समय टाइम कट रहा था, ये सब कर करके अपना गुरु जी ने बिजी कर दिया उसमें। और ऑनलाइन सत्संग ही एक बार चल रहा था किसी प्लेटफॉर्म का, और मैं उसी प्लेटफॉर्म पे उसी में मेडिटेशन में हूँ। और वही था कि मैं सोचती रहती थी ना कि क्यों हम लोग अलग अलग लॉकडाउन लॉकडाउन में फंस गए, एक साथ क्यों एक जगह क्यों नहीं, मेरी पूरी फैमिली रही। तो बस आंखें बंद है और बस मेडिटेशन में ही हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अचानक से एक एक बात ऐसे ब्लिंक करती है ना माइंड में, क्योंकि हमारा सब कुछ तो गुरु जी के हाथों में, वही कंट्रोल करते हैं, क्या हम याद करते हैं, क्या हम भूलते हैं। ऐसे मुझे याद आया एक बात। अब वो बात क्या थी बताती हूँ मैं आपको। एक एस्ट्रोलॉजर के पास ना मैं कभी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे ना कभी भी भविष्य बताने वाले पंडित या एस्ट्रोलॉजर पे, ज्योतिषियों पे कभी विश्वास नहीं हुआ, कभी भी नहीं। ये दो चीजें ऐसे हुई थी जिसको मुझे और विश्वास उन लोगों से उठ गया था, तो मैं कभी जाती नहीं थी। एक एस्ट्रोलॉजर के पास मेरा जाना हुआ था 2014 में, मेरे बच्चे का कुंडली बनवाने के चक्कर में। तो उसने मुझे एक बात बोली थी जो मैं आज बता रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि
जैसे कि मैंने उनसे बोला कि हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, तो क्या सब कुछ ठीक रहेगा, ये वो मैंने उनसे पूछा जब बेटे की टिप्पणी बनवाने के लिए गए थे। तो उसने मुझे बोला था ना कि मतलब कितने आसानी से बोला था उसने कैजुअल में कि सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन आप लोग अलग हो जाएंगे। तो मुझे ना उसका ये बात ना बोलना बहुत मतलब अच्छा ही लगा, मुझे लगा कि ये क्या बोल रहा है। और फिर मुझे सेकंड थॉट ये आया कि ये लोग तो ऐसे ही कस्टमर बनाते रहते हैं ना, कुछ गलत बोलेंगे ताकि मैं उपाय पूछूं, फिर ये मुझे अपने फंसाएंगे, पैसे चाहिए होंगे इनको, उपाय बता के पैसे लेंगे। मैं वहां चुपचाप चली आई। उस ज्योतिष से मैं दोबारा बात ही नहीं की, ना मैंने उसके पास बेटे का कुछ काम करवाया, बस उसने इतना बोला, मैं वहां से उठ के चली आई। और जब मैं उठ के आई तो मैंने सिर्फ यही यही मन में मेरा यही चल रहा था कि इसके बोलने से क्या होता है, मैं थोड़ी ना ऐसा होने दूंगी। बस पता नहीं किसको मैंने ये बात बोला, किसको चैलेंज किया, मैं बोल के वहां से चली आई। और ये बात बस आई गई हो गई, क्योंकि मैं तो यही सोच रही हूँ ना कि वो तो मुझे फंसा रहा है, वो तो मुझे जानबूझ के एक मेरी पैसे पैसे ऐंठने के लिए मुझे ये बता रहा है, मैं उससे उपाय पूछूंगी, वो मुझे बोलेगा ये कर लो वो कर लो। अब मेडिटेशन में मुझे ये बात याद दिलाई गुरुजी ने, और मुझे ये समझाया कि ये हमारे ही कर्म थे, कि कुछ तो सच्चाई थी उस ज्योतिषी की बातों में, सच्चाई थी जो हमें गुरुजी ने हमारे कर्म ऐसे कटवाए, ऐसे अलग अलग रख के कि हम एक साथ भी हैं और अलग भी हैं। तो हम कहते हैं कि शुक्राना गुरुजी का हम किस किस बात का करें, कैसे कैसे करें, हम तो हमारी सोच ही वहां पहुंच ही नहीं सकती है जो इनके हाथों में है। हमारी सोच तो पहुंच ही नहीं सकती है कि गुरुजी ने हमारे कर्मों को कटाने के लिए हमें ये टाइम दिया था कोविड का, कि वो अलग रह रहे हैं, मैं अलग रह रही हूँ बच्चों के साथ। तो वो और ये काफी टफ टाइम भी था, क्योंकि सब कुछ अकेले मैनेज करना, एक करना, वो भी चिंता में होते थे, मैं भी होती थी, लेकिन सब कुछ ये क्या था, ये सब कुछ संगत जी ये सेपरेशन से तो बहुत बेटर था ना। तो इसलिए थैंक यू गुरु महाराज कि आपने ऐसे हम सबका हाथ पकड़ा हुआ है कि हम तो ना जाने कितनी गलतियां, कितने गुनाह कर कर के आपके पास आते हैं, और आप हमें हाथ पकड़ कर उससे बाहर निकालते हो। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। ऐसे ना जाने कितने सत्संग है। मैं चाहूंगी कि मैं अभी आज्ञा लूं, काफी टाइम हो गया है। तो जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। आंटी जी, यू कैन कंटिन्यू, अगर गुरु जी आपको गाइड करते हैं तो प्लीज। अच्छा ठीक है आंटी, मैं एक दो सत्संग और सुनाती हूँ। अभी ये कोविड का ही टाइम चल रहा था, और 2021 की बात है। 2021 में थिंक जनवरी का, अगेन जनवरी था, हाँ। और दुबई, वाया दुबई हम लोगों ने सोचा कि जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट तो बंद नहीं खुली, डायरेक्ट फ्लाइट तो खुली नहीं इंडिया से। तो वाया दुबई फ्लाइट खोली खोली गई थी, जिनमें 14 डेज हमें वहाँ क्वारंटीन होना पड़ता था दुबई में, और उसके बाद फिर आगे जा सकते थे हम लोग। तो हम अंकल ने बोला चलो ठीक है, इतना टाइम हो गया है, ऐसा करते हैं वाया दुबई टिकट ले देते हैं तुम लोगों का, तुम लोग चले आओ। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे गुरु महाराज की मर्जी, वही जानते हैं ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और हम लोगों का टिकट हुआ, हम लोग दुबई पहुंच गए। 14 डेज हमें वहां रहना था होटल में। तो 14 डेज होटल में रहना था, तो वो दुबई में ऐसा कोई लॉकडाउन सा नहीं था, बस मास्क लगाओ और आप कहीं घूम सकते हो, फिर सकते हो, कुछ चीजें सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड थी पब्लिक प्लेस में, बाकी सारा कुछ खुला हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो अगले वीक, एक वीक हमारा रहते रहते होटल में हो गया, मैंने अगले वीक तो हमारी फ्लाइट है, तो ऐसा करते हैं बुर्ज खलीफा देख आते हैं। तो हम लोगों ने पूरे प्रिकॉशन के साथ ही अपना मास्क वास्क फेस गार्ड वगैरह लगा के घूमने गए, बच्चों को लेके मैं चली गई बुर्ज खलीफा में, दिखाया उखाया, फिर मैं लौटने लगी। लौटते वक्त एक मिस्टेक, एक पता नहीं, एक मेट्रो हमसे आगे या पीछे कहीं उतर गए, थोड़ा गड़बड़ हुआ, हमें पता नहीं चला, अंदाजा नहीं हो पाया, रात का टाइम था। जब मेट्रो से बाहर आए थे पता लगा नहीं, ये जगह तो नहीं लग रही है, ऐसा तो हमारे होटल के पास था नहीं जगह ये सोच के। और लेकिन फिर घबराहट होने लगी। बच्चे साथ में थे, बेटी थी, बेटा था। और उस वक्त टैक्सी में रूल था कि आप सिर्फ दो लोग को ही बिठा सकते हैं, तीसरे तीन तीन बंदा नहीं बैठ सकता एक टैक्सी में। तो टैक्सी भी नहीं ले सकती हूँ मैं, मेट्रो का मैं कंफ्यूज कर गई रूट कि अब कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे। मैं बोला गुरु जी आप देख लो, बच्चे हैं साथ में और तीन है, आप यकीन करोगे मैं इससे बोलते बोलते चल रही हूँ, मतलब ताकि अगले मेट्रो तक ना पहुंच जाए, वहां जाके अंदर देखेंगे सोच भी रही हूँ। और वो चलती जा रही हूँ, एक टैक्सी वाला आता है, बिल्कुल बाल्ड। और वो आके वो मुझे, उसके पहले भी दो तीन को हमने रोका, किसी ने भी नहीं रोक, हमें देखा तीन है, वो ने रुका ही नहीं, आगे बढ़ गया। वो बंदा रोकता है, वो भी आई थिंक अरबी की था, वो हिंदी बोल नहीं रहा था, इंग्लिश बोल नहीं रहा था। तो सिर्फ मैंने उसने रोका, ग्लास नीचे किया, मैंने जगह का नाम बताया, होटल का नाम बताया, बोला ओके सीट। तो फिर मैंने बोला वी आर थ्री, नो प्रॉब्लम सीट।
मैंने कहा जय गुरु जी। और उसने तीनों को बिठाया और हमें होटल पे लाके छोड़ा। तो मुझे लगा कि गुरुजी, इस बंदे को फाइन हो सकता था। क्योंकि ये हम जब रूल्स है जो फॉलो करते, सारे स्ट्रिक्टली फॉलो करते कि दो को बिठाना है, इसने मुझे क्यों बिठाया? और वो सीधे लाके होटल के पास लाके छोड़ा उस बंदे ने। और उसे कुछ नहीं पता ना, मैंने उसे हाथ दिखाया था। तो मुझे ऐसा लगा ऐसे गुरु महाराज ने हमें उस जगह से खुद लेके आए हैं कि मैं रोड कंफ्यूज कर रही थी। थैंक यू। मतलब गुरु जी का क्या बताऊं। एक छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें वो बीच बीच में ना कहते हैं ना, एक देते रहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हम नहीं हम भूल सकते हैं, इंसान है, लेकिन वो नहीं भूलते हैं, हमें अपनी संगत को वो कभी नहीं भूलते हैं। और फिर क्या, हम वहाँ लॉकडाउन में फंस गए इसलिए कि हमारी हम एक वीक हम वहाँ रुक के अगले वीक फ्लाइट फिर बंद हो गई। अब हम नहीं जा सकते थे, हमें वापस या तो इंडिया लौटना था या दुबई में रुकना था। अब ये टाइम भी फिर बच्चों का मूड ऑफ, मेरा भी इतनी दूर तक आके हम नहीं जा सकते हैं। तो लेकिन यही था कि चलो, बेटी का 21 में 12th का बोर्ड था तो मुझे लौटना था। मैंने कहा कि जाना ड्रॉप करते हैं, फ्लाइट खुलने का वेट करके कोई फायदा नहीं है, अब फ्लाइट कब खुलेगी नहीं पता, हम इंडिया ही लौट जाते हैं। तो इंडिया लौटने के लिए वही प्रोटोकॉल, कोविड टेस्ट कराना। जो कोविड टेस्ट कराया तो बेटी पॉजिटिव आ गई। जब बेटी पॉजिटिव आ गई तब तीनों होटल के एक ही रूम में रह रहे हैं, सिर्फ वो पॉजिटिव आई और मैं और मेरा बेटा नेगेटिव थे। तो अब उसे फिर 14 डेज का क्वारंटीन होना पड़ा। तो हमने सोचा कि चलो अब होटल के दूसरे कमरे में रह लेते हैं। होटल पूरा फुल पैक, वहां पे दुबई में जो हालत थी, कहीं किसी होटल में जगह नहीं मिल रही थी हमें। हम चाहते थे कि हमारे साथ एक ही होटल में रहे, किसी दूसरे में ना जाना पड़े उसे। गुरु महाराज ने कैसे कैसे मैनेज किया मुझे नहीं पता, वो तुरंत हमें एक फर्निश्ड अपार्टमेंट दिलवाया, उसमें गए ताकि वो अलग से रह सके, अलग कमरे में। और बिल्कुल घर की तरह पूरा माहौल, मैं उसे पूरा केयर कर पाई, किचन था, सब कुछ था, मैं उसे सारा कुछ केयर कर पाई, वो ठीक हो गई। मेरे मन में एक डर था, गुरु जी अगर ये पॉजिटिव हुई है तो मैं भी, हमारे पास भी सिम्टम हो और अगली बार टेस्ट हम पॉजिटिव ना हो जाए। तो उसका 14 डेज के बाद टेस्ट होना था। लेकिन पता नहीं क्यों 10 दिन ही हुए थे, मुझे रात को सोए सोए ऐसा लगा ना कि इसका टेस्ट करवाना चाहिए, करवाना, मुझे फिर से करवाना चाहिए कोविड टेस्ट इसका। तो ऐसा क्यों लगा, मैंने उससे बोल के मैंने बोला अंकल को कि मुझे कोविड टेस्ट करवाना है इसका। बोलते कोई फायदा नहीं, जानती हूँ वहां पे करेगा भी नहीं, इतना कहाँ रिक्वेस्ट करोगी और करवाओगी, और फिर अगर वही पॉजिटिव ही रहा तो फिर 14 डेज को तुम्हारा बढ़ जाएगा क्वारंटीन। मैंने कहा नहीं, मुझे गुरुजी बोल रहे हैं करवाना है तो करवाना है। फिर वही हुआ, मैंने कॉल किया कोविड टेस्ट वाले को, बोल ठीक है आप आ जाओ। हम लोग गए। संग जी, वो इतना इंट्यूशन था, गुरु महाराज का टेलीपैथिकली मुझे बोला था करने के लिए, और वो टेस्ट नेगेटिव आया। और हम जैसे रिपोर्ट नेगेटिव आया, हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग की फ्लाइट से इंडिया वापस आ गए। और हम सब तीनों का नेगेटिव आया, वापस आ गए। मतलब गुरु जी की कहते नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि 14 डेज होगा, 15 डे करवाएंगे, 16 डे को टिकट लेंगे। और एक मन में भी था कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो फिर टिकट ले पाएंगे, वरना नहीं। और गुरु जी महाराज ने रात में मुझे आके, 10वां दिन था वो उसके उसका वो क्वारंटीन का, मुझे आके गाइड किया, मुझे टेलीपैथिकली बताया कि टेस्ट करवा ले इसका। और मैंने करवाया तो तीनों नेगेटिव आए। हम लोग 2 दिन के अंदर रांची वापस आ गए। शुक्राना गुरुजी। ठीक है, हम पहुंच नहीं पाए, हम फिर फैमिली अलग अलग ही रहे, लेकिन गुरुजी ने उसको भी अच्छे से काटा। उनको पता था कि ये क्यों हुआ। एक उसी वक्त मुझे एक बात याद आती थी, मैं ना हमेशा घूमने फिरने जब कहीं जाते थे, मैं बोलती वो दुबई घूम रहा है बोलती थी मैं। और मेरे अंकल को ना दुबई नहीं घूमना होता था, बोलते नहीं दुबई नहीं घूमना, कहीं और चलना है, चलो दुबई नहीं जाना। तो मुझे हंस के ये बात बोली थी, तो वो घूमना होगा ना मैं टिकट करवा दूंगा, घूम के चली आना। और वही हुआ गुरु महाराज ने, कि टिकट उन्होंने करवाया, दुबई हम घूमे और घूम के चले आए। और वो नहीं गए हमारे साथ क्योंकि उनको दुबई नहीं पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। तो गुरु जी महाराज कभी गलती से मुंह से कुछ निकल भी जाए ना, तो कभी कभी वो मिला कि वो भी पूरी कर देते हैं। थैंक यू गुरु जी। अभी हम लोग यहाँ जनवरी में आंटी लौट के आ गए हैं, और देखो कितना बड़ा संकट गुरु महाराज ने मतलब टेस्ट लिया, या जो था, क्या ब्लेसिंग्स थे गुरु जी की। मार्च बता रही हूँ, मार्च का मंथ था। वहां पे अंकल को बैक पेन शुरू हुआ। पहले लगा, उन्होंने मुझे बोला बैक पीठ पे दर्द है, तो मैंने कहा वही होगा, आप लगातार बैठे रहते हो। और वर्क फ्रॉम होम था तो ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम में तो घर पे लोग जिस जैसे मर्जी वैसे पोस्चर में बैठते हैं। किसी चेयर भी नहीं है, कभी बेड पे बैठ के काम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आपको हो गया होगा तो सीधा बैठा करो, ये वो मैंने बोल के छोड़ दिया। 2 दिन हो गए। 23rd मार्च को उनका बर्थडे होता है। तो उस दिन बर्थडे था, मैंने इनको रात में एक सरप्राइज के लिए मैंने अपने नेबर को बोला था केक लेके जाएगी। वो बहुत अच्छी, बहुत हेल्पफुल, बहुत ही फ्रेंडली नेचर की नेबर हमारी वहां पे थी।
तो उसने लेकिन जब वो वीडियो पे केक कटिंग का उसने मुझे भेजा कि देखो मैंने केक काटा भैया के साथ, इनके चेहरे पे दर्द दिख रहा था, वाकई में वो दर्द में थे। और बैक बैक पेन, ऐसा नहीं कि पहली बार इनको हुआ था, तो बोला कि दर्द बहुत ज्यादा ही दिख रहा है, ये तकलीफ में है। गुरु जी मतलब ऐसा क्या इस समय वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं? हर जगह इतना सारा कोविड का प्रोटोकॉल है कि जाने के पहले आपको ये करना वो करना, कैसे ये करेंगे मैनेज? और 2-3 दिन के बाद ऐसा हुआ संगत जी, वो उनका मतलब लोअर बॉडी, कमर के नीचे का बॉडी उनका काम करना बंद हो गया, बिल्कुल सेंस नहीं। वो बेड से नीचे उतर के जब वो, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो नीचे उतर के ऐसे पैर जमीन पे रख रहे तो उनको फील नहीं हो रहा पैर उनका। वो स्टेप्स तो बढ़ाना दूर की बात, वो बोले मैं डगमगा के गिर गया जब मैंने पैर पे खड़ा होने की कोशिश की। तो ये क्या टाइम था, क्या कष्ट था, नहीं पता। बहुत बहुत तकलीफ थी। कोई नहीं था उनके पास केयर करने के लिए, कि वो घर पे अकेले। यहाँ मैं बेचैन हो रही थी, मैं यहाँ रोती होती थी कि गुरुजी इस वक्त वहाँ कोई चाहिए उनको, वो कैसे करेंगे अकेले मैनेज? इस टाइम पे कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, कोई किसी के घर नहीं जा रहा है, कैसे होगा? आप हमेशा बोलते गुरुजी महाराज, मैंने यही सुना है, यही सीखा है संगत, पुरानी संगत से। गुरुजी महाराज बोलते थे कि हस्बैंड को वाइफ की, वाइफ को हस्बैंड की सेवा करनी चाहिए, दोनों को मिलके बच्चे की। तो आज जब उनको जरूरत है मेरी, तो मैं वहां नहीं हूँ, कौन करेगा, कैसे उनका मैनेज करेंगे? मैं बहुत घबराती थी, बहुत रोती होती थी पंकज जी। वो टाइम बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि मैं उनको दर्द में देख ही नहीं पा रही थी यहाँ से। गुरुजी ने उस वक्त इतना अमृत वेला करवाया, इतना अमृत वेला करवाया, कैसे जाग जाती थी मुझे नहीं पता। बस बैठ के मंदिर में मंदिर जाप कंटिन्यू करवाया गुरुजी ने। वो उस कहाँ से शक्ति देते थे, वो स्टेमिना कहाँ से आती थी? दिन भर रात भर नींद नहीं आ पाती थी मुझे, कि मैं कैसे वहां पहुंच जाऊं, क्या बुरा टाइम चल रहा है, कैसे ठीक होंगे? वहां पे गुरु महाराज ने पूरे टाइम, जितने देर वो वहां रहे, करीब 2-2.5 महीने, अंकल को पूरी तरह से रेस्ट था। आप यकीन नहीं करोगे, गुरु संगत इतनी प्यारी है, गुरु जी का दिया परिवार इतना प्यारा परिवार है हमारे पास। गुरु संगत ने ही उनकी पूरी सेवा की। उनको हॉस्पिटल ले जाना, थेरेपी करवाना, MRI, एक्सरे, क्या क्या पता नहीं, वो सारा। फिर घर पे आके खाने का लंगर, लंगर गुरुजी ने इतना खिलवाया उनको। जहां भी सत्संग होता था वहां पे उनको पता था कि वो घर पे हैं, उनको ये प्रॉब्लम है, लंगर उनको पहुंच जाता था। ये बोलते थे कि लंगर ऐसा होता था कि लंगर में एक दिन में 2-2 3-3 लंगर आ जाता था, मैं फ्रिज में रख के खाता था। कि गुरु महाराज ने पूरे टाइम इनको लंगर करवाया, इनको हीलिंग, इनका हीलिंग चलता रहा उससे। मैं यहाँ प्रे कर सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। इनसे इवन बात करने में भी मुझे लगता था बुरा, कि मैं क्या पूछूंगी, कैसे हो, कैसे पूछ सकती हूँ, मुझे पता है ये ठीक नहीं है। और ऐसे ही मैं ऑनलाइन सत्संग चल रहा था, मैं मेडिटेशन में अपना गुरु जी से अरदास कर रही थी। गुरु महाराज ने मुझे एक बहुत ही बुरा विजन दिखाया, जो मैंने सोचा कि गुरु जी आपने क्यों दिखाया, मैं बता रही हूँ आपको। मुझे गुरु महाराज ने विजन में दिखाया है कि एक आंटी मुझे फोर्सफुली एक कॉफिन के पास खींच के ले जा रही है, और मुझे बोलती है राखी देख देख। मैं बोलती हूँ मुझे क्यों देखा, मुझे नहीं देखना। और जब वो मैं देखती हूँ तो उसके अंदर गुरु महाराज लेटे हुए हैं, वाइट, पूरे वाइट कपड़े में, बस फेस दिख रहा। मैं बहुत चीखने लगी कि क्यों दिखाया आपने मुझे। मैं गुरु महाराज से लड़ रही हूँ उस विजन में, कि आप गुरु महाराज, मैं ऐसे किसी को नहीं देखना चाहती हूँ, तो आप खुद को क्यों दिखा रहे हो? मैं आपको भी नहीं देख सकती हूँ। और मैं चीखे मार मार के रो रही हूँ। गुरु महाराज ने क्या कटवाया ये वो जानते हैं। कितना बड़ा कष्ट था, क्या था, कितने नेगेटिव थॉट्स आते थे, इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे उस वक्त, कि रहा नहीं जाता था। बस दिन रात मतलब मैं रोना रोना रोना, और कुछ नहीं हो रहा था। बस बैठ के जहां बैठो आंसू आंसू गिरता रहता था। सारा दिन काम वाम करके, खाना बना के, बच्चों का जो भी रूटीन होता था वो पूरा करके, मंदिर में बैठ के मैं रोती होती थी कि गुरु महाराज किसी तरह मेहर करो गुरु जी, ठीक कर दो उनको। क्योंकि पूरी तरह से वो लाचार थे, व्हील चेयर पे आ गए थे, चलना तो दूर की बात है। और गुरुजी ने पूरा केयर किया, सही बता रही हूँ। मैं यहाँ रोती थी, जो भी करती, लेकिन वहां उनका पूरा केयर हो रहा था। क्योंकि इतने अच्छे संगत गुरु परिवार गुरुजी ने दिया है ना, वो मुसीबत में आपको छोड़ ही नहीं सकती है। इतने कोविड केसेस थे, इतना ज्यादा बुरा हालत था, लॉकडाउन लगा था, फिर भी गुरु संगत पहुंच जाती थी। इनको दवाइयाँ, पानी, खाना, सारा कुछ अरेंज करके, इनको वैक्सीन लगवाना, उस हालत में व्हील चेयर पे जाके इनको वैक्सीन लगवाने, जो वहाँ वैक्सीन का वो आता था कि आपका इस डेट पे लग जाना है, आप इतने इतने नंबर्स का, तो वो भी करवाना। वो सारे कुछ, सब कुछ गुरु संगत ने करवाया इनके साथ। हमारे नेबर्स इतने अच्छे,
रात में एक लेडी है जो हमारे घर के बगल में रहती है, वो रात में ऑफिस से आती थी। उसका भी ऑफिस ऐसा था कि उसका ऑफिस जाना पड़ता था उसे। वो पूरा प्रिकॉशन लेके मास्क वो सब करके कि भैया को कोई दिक्कत ना हो, वो खड़ी होती थी बगल में, पूरा खाना खिला के, दवाई दे के, रात को लिए बोतल में पानी रख के जाती थी कि उठना ना पड़े इनको। मतलब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी इतना सेवा तो शायद मैं होती तो नहीं कर पाती जितना आपने करवाया। थैंक यू गुरुजी कि सच में मैं वहां पहुंच के अब मुझे होता है रियलाइज कि मैं पहुंच के क्या करती, अगर मैं पहुंच के वही करती ना जो आप चाहते थे, जो आप मैं वहां घर पे रह के उनकी सेवा कर रही थी। लेकिन जब संगत थी उन्होंने घर बाहर सब तरफ से उनको सपोर्ट किया। थेरेपी प्लस ले जाना, अल्टरनेट दे थेरेपी से वो करवाना, फिर वापस घर छोड़ना, रूम तक ला के लिटाना, कौन कर सकता है। आज के डेट में फैमिली भी, मैं सच बता रही हूँ, फैमिली भी कुछ टाइम के बाद उब जाती है। लेकिन गुरु परिवार हमारा ऐसा गुरु महाराज ने दिया है जो हमेशा अंग संग हमारे साथ है और आगे रहेगी। न जाने कितने जन्मों का हमारा रिश्ता है, ये सोल हमारे कनेक्टेड जो है गुरु परिवार से, ये हमारे सोल का कनेक्शन है। इसलिए गुरु महाराज इसे हमारे हर जन्म में जितने जन्म आपने लिखे हैं सबका एक साथ रखना गुरु महाराज, और अपने करण चरण कमलों से जुड़े रखना हमें। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपका हर घड़ी हर पल शुक्राना हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं गुरु महाराज हम आपके लिए, सिवाय शुक्राना के आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, ने पेशेंसली मुझे सुनने के लिए। लख लख शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी आंटी।